राधा 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 राधा। तो कार्ल मार्क्स को कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें क्या है कि कार्ल मार्क्स ने बोला है कि देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ राइटिंग रेसिपी फॉर फ्यूचर किचन। देन भगत सिंह ने बोला है कि माई थॉट्स वुड ऑलवेज रिमेन इन द एयर, वॉट इफ माई बॉडी एग्जिस्ट और नॉट। देन दिस कोट इज़ मोर रेलिवेंट फॉर कार्ल मार्क्स। देन अमिताभ बच्चन ने बोला है कि critiquing is must for society for progress in any field. Then Isaiah Berlin, इसने क्या बोला, Marx is true father of modern sociology insofar as anyone can claim the title, इसने बोला है। Then है all the initial sociology or the later part of sociology and the modern post-modernist approach developed either by accepting Karl Marx or either by rejecting Karl Marx. Then Tom जो है रॉकमोर ने बोला है कि we must try to free Marx from Marxism. Then है 18 school of Marxism जो developed only out of half work of Karl Marx. So today we end up studying Marxism, not Marx. Then है गोरने ने क्या बोला है, all early sociology developed as reaction to Karl Marx. Then Henry Lefebvre ने क्या बोला कि sociology of Marx बुक लिखी है। तो इसमें शो करता है कि shows Marx may not be connected with sociology but there exists sociology in writing of Marx, ठीक है। देन है पीटर वर्सले, इसने बोला है कि हार्ट ऑफ मार्क्सियन सोशलॉजी इज़ एक्सप्लॉयटेशन। तो इसको इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। देन ये स्टेटमेंट इज़ सो रिलेवेंट दैट येस द मार्क्सियन थ्योरी वाज नॉट राइटिंग इन ऑर्डर टू लार्जली फ्रेम अ थ्योरी। तो उसने लिखा थ्योरी लिखने के लिए नहीं लिखा, in order to largely create a discipline. It was purely written in order to generate awareness among the people. तो उसने ओनली अवेयरनेस के लिए ही लिखा, ये नहीं कि उसको थ्योरी बनानी है या फिर क्या बोलते हैं कोई डिसिप्लिन बनाना है या सोशलॉजी बना के लेके आनी है, ठीक है। सो दैट द एक्सप्लॉयटेशन विच दे हैव बीन विक्टिम ऑफ सिंस हिस्टोरिकल टाइम कैन बी टेकन केयर ऑफ, कैन बी रिजॉल्व, कैन बी डिथ्रोन्ड। तो सोशलिज्म जो टर्म है वो कॉइन करा है सेंट साइमन ने। देन एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या बोल रहे हैं कि राधे राधे राधा 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 राधा। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन तो उसने क्या बोला कि देयर इज ओनली वन वे टू एलिमिनेट ग्रेव एविल्स ऑफ कैपिटलिज्म बाय एस्टैब्लिशिंग सोशलिज्म। तो सोशलिज्म आएगा, कैपिटलिज्म की गंदगी हट जाएगी। then capitalism cannot be reformed, it can only be replaced with socialism। अच्छा, इसमें रिफॉर्मेशन कुछ हो ही नहीं सकता, पूरा का पूरा ही गंदा है वो, इसमें ओनली इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसा आइंस्टाइन ने बोला। देन है हर्टमन तो उन्होंने बोला कि मार्क्सिज्म इज़ जेंडर ब्लाइंड, ठीक है। तो ये लड़की है, तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि मार्क्सिज्म इज जेंडर ब्लाइंड, डू यू एग्री, सब्सटेंशिएट आंसर विद एग्जांपल्स। तो इसमें हार्टमैन ने क्या बोला है कि ना शी बिलीव्स मार्क्सिज्म इज जेंडर ब्लाइंड बिकॉज मार्क्सिज्म ओनली टेक्स इनटू अकाउंट द क्लास एंड विद इन दैट क्लास, पहले तो वो क्लास की ही बात करते हो, क्लास के अंदर भी इट ओनली गिव्स इम्पोर्टेंस टू प्रोलेटेरिएट्स, ठीक है। इट फेल्स टू रिकग्नाइज द वुमेन पोजिशन एंड शी बिलीव्स दैट द proletariat should unite and he believes that proletariat should unite and in order to bring revolution। तो पहला तो वो क्या बोलते हैं क्लास को ही क्या बोलते हैं ओनली क्लास को देखते, फिर क्लास के भी अंदर इम्पोर्टेंस वो देते प्रोलेटेरिएट को, ठीक है। तो थॉमस जो है कौन, थॉमस मोर, तो ये क्या बोल रहे हैं, एवरीथिंग एक्सेप्ट सर्टन आइटम्स ऑफ पर्सनल यूज मस्ट बी सोशली कंट्रोल्ड। तो कुछ पर्सनल आइटम्स है, बहुत ही पर्सनल, उनके अलावा बाकी सारी चीज़ें सोशली कंट्रोल होनी चाहिए। एक्सेप्ट द पर्सनल आइटम्स एवरी आइटम शुड बी लार्जली सोशली कंट्रोल्ड।
तो ये टॉकिंग अबाउट द स्टेट इम्पोर्टेंस कि भाई स्टेट का इम्पोर्टेंस आना चाहिए, एक प्राइवेट इंसान के हाथ में नहीं होना चाहिए। देन है ब्रेवर मैन, तो ये क्या बोल रहे हैं कि मार्क्स वॉज नॉट हॉस्टाइल टू टेक्नोलॉजी बट टू हाउ दे आर यूज एज वेपन ऑफ डोमिनेशन, कि भाई मार्क्स को टेक्नोलॉजी से पंगे नहीं थे, पर जो टेक्नोलॉजी यूज़ करके जो डोमिनेट कर रहे हैं उससे पंगे थे। तो ये एलिनिएशन में और देखेंगे। Then Marx clearly said that all the modern technology which has come in capitalism would also be present in communist society, कि जो भी कैपिटलिज्म के टाइम पे जो भी टेक्नोलॉजी थी वो सारी की सारी कम्युनिज्म में भी रहेंगी, but the people who control those technology would not exist as it would be mutually owned by the entire society। पर जो लोग ओन करेंगे ना उसको वो नहीं रहेंगे क्योंकि वो पूरी सोसाइटी उसको ओन करेगी। इन्हें रोनाल्ड एरनसन, तो ये आफ्टर मार्क्सिज्म, तो ही इज़ अ मार्क्सिस्ट एंड ही रोट एन आर्टिकल अबाउट द फॉल ऑफ USSR एंड आर्टिकल वाज आफ्टर मार्क्सिज्म। अच्छा, तो उन्होंने आर्टिकल लिखा। देन है पॉल थॉमस, तो इन्होंने लिखा गैलेक्सी ऑफ मार्क्सिज्म। तो इन द गैलेक्सी ऑफ मार्क्सिज्म मार्क्स ओन थॉट जो हैव बिकम रिडंडेंट, तो उनके खुद के थॉट जो हैं वो पुराने हो गए हैं। तो रिजर क्या है कि रेलिवेंट बट विल नॉट रीच इट्स जेनीथ, ऐसा लिखा है। देन सोशलॉजिस्ट विल जो है कंटिन्यू टू बी अट्रैक्टेड टू स्कोप ऑफ मार्क्स थ्योरी, तो वो मतलब अट्रैक्टेड रहेंगे सोशलॉजिस्ट, ठीक है। उसके बाद में है द मार्क्सियन थ्योरी जो है रेलेवेंस नो डाउट एग्जिस्ट इन कंटेम्प्रेरी टाइम बट हाउएवर द स्ट्रेचर इट एन्जॉयज इन द अर्ली हिस्ट्री वुड नेवर बी अचीव्ड इन द कंटेम्प्रेरी टाइम, कि भाई इसका रेलेवेंस तो रहेगा पर जो क्या बोलते हैं पहले के टाइम पे जो उसका था वो अभी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी उसकी, ठीक है। उसके बाद में क्या है मार्क्स इज़ नॉट रिडंडेंट इफ़ एट ऑल एट द बेस्ट हिज रेलेवेंस रिमेन्स क्वेश्चनेबल, तो रिडंडेंट नहीं है पर उसका जो है रेलेवेंस क्वेश्चनेबल है, बस इतना ही है, बाकी और कुछ नहीं है। देन है उसके बाद में हाना एरेंड, तो इसमें ये बोल रहे हैं कि इफ़ मार्क्स सीम्स टू बी फॉरगेटन इट इज़ नॉट बिकॉज हिज थॉट्स आर abundant but rather because they have become so axiomatic that their origin are no longer remembered। ठीक है। देन है till the time exploitation are present in the world Marx would always remain relevant, ठीक है, ये फाइनल है ये। देन है वाई मार्क्स वाज मार्क्स, तो अर्ली मार्क्सिज्म मार्क्स देखते हैं, तो उनका बर्थ हुआ था 1818 में सिटी ऑफ ट्रियर इन प्रूशिया जर्मनी में। तो ये बिलोंग टू मिडिल क्लास जूइश फैमिली, तो फादर जो है कन्वर्टेड टू प्रोटेस्टेंट। देन यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन जो है वहाँ पे इन्होंने लॉ पढ़ा, स्टार्टेड एट द एज ऑफ 17। देन जॉइन जो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन, केम इन कॉन्टैक्ट विद हीगल। अच्छा, यंग हीगेलियन टर्म यूज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ हीगल, जो हैं उनके लिए बोलते हैं यंग हीगेलियन। देन ड्यू टू हीगल इन्फ्लुएंस अबंडेंट लॉ एंड जॉइंट फिलॉसफी, अच्छा उनके इन्फ्लुएंस की वजह से ऐसा कर दिया। देन फिर क्या हुआ, because Hegel was a philosopher, then destroyed his chance of professorship due to radical ideas। अच्छा, then started writing for radical paper called Cologne। then due to closure of newspaper by government moved to Paris, ठीक है, वो पेरिस आ गए, जर्मनी से पेरिस आ गए। फिर क्या हुआ कि जेनी से शादी करी 1843 में। देन है पेरिस में क्या है रेवोल्यूशन सिटी ऑफ लव। अच्छा, तो 1844 में जो रोड इन्होंने लिखा पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट, इट वाज हियर ही इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एलिनिएशन, यहाँ पे उन्होंने इंट्रोड्यूस करा, ठीक है। इसके बाद में क्या है ये एंजल से मिले, एंगल एंजल पता नहीं कौन। फिर है मार्क्स है जो रेड अबाउट एडम स्मिथ, ठीक है। द सोशल कंडीशन वाज ऑफ पॉवर्टी इन यूरोप में ऐसा था। देन इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन सोशलिस्ट मूवमेंट, ठीक है। मार्क्स अगेन जो एक्सपेल्ड फ्रॉम पेरिस इन 1845 में, ठीक है।
देने फिर वो ब्रुसेल चले गए। तो ब्रुसेल में क्या लाइफ है इनकी, तो ये जो कम्युनिस्ट हैं केम इन कॉन्टैक्ट विद कम्युनिस्ट लीग ऑफ यूरोप, इनके साथ में आए। ठीक है, कम्युनिस्ट लीग ऑफ यूरोप जो आस्क मार्क्स टू ड्रॉ अप वर्कर्स चार्टर। अच्छा, दिस लेड टू कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि चार्टर लिखा तो फिर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा उन्होंने। फिर क्या हुआ, दिस डॉक्यूमेंट जो है देन बिकेम द बेसिस ऑफ मार्क्सियन राइटिंग। ठीक है, जस्ट प्रायर टू कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पब्लिश द होली फैमिली 1845 में ये लिखा उन्होंने शायद। तो फैमिली पोजीशन ऑफ वुमेन इन फैमिली, रोल ऑफ फैमिली, डिस्कस दीज एस्पेक्ट्स, तो ये सब करा उन्होंने डिस्कस। देन है होम कमिंग, तो वो पेरिस में रिटर्न हो गए 1848 में। तो 1849 में क्या हुआ कि फ्रांस के वह अल्टीमेटम टू मार्क्स टू आइदर टू रिटायर टू हिंटरलैंड और लीव फ्रांस। अच्छा, बोला कि या तो तुम हिंटरलैंड में चले जाओ, गाँव में चले जाओ, या फिर फ्रांस छोड़ के चले जाओ। मार्क्स लेफ्ट फॉर लंदन एंड एस्टैब्लिश्ड अ परमानेंट रेजिडेंस विद वाइफ एंड चिल्ड्रन। ठीक है, फिर लंदन में क्या हुआ कि अर्ली लाइफ इन लंदन वॉज डिफिकल्ट। ठीक है, ही रिसीव्ड अ £1 फॉर ईच आर्टिकल एंड हैड नथिंग एल्स। तो लिव्ड अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी, 3 children died of malnutrition। अच्छा, it means while he completed the first volume Das Kapital, Marx in London lived a life of scholar and not of a revolutionary। ठीक है, वो स्कॉलर थे यहाँ पे लंदन में। मार्क्स जो है what he was also can be understood from his biographical sketch which give us a broad idea of the type of life which he lived and the type of writing which he is going to write, or may be the type of thought process which he largely carried during the time and beyond. Follow your path no matter what people say। तो एक क्वेश्चन है, इज मार्क्स रेलिवेंट? तो कार्ल मार्क्स से देखते हैं। इफ मनी इज द गुड बॉन्ड बाइंडिंग मी टू ह्यूमन लाइफ, बाइंडिंग सोसाइटी टू मी, कनेक्टिंग मी with nature and man, it is not money the bond of all bonds. Can it not dissolve and bind all ties? Karl Marx Economics and Philosophic Manuscript of 1844, शायद इसमें लिखा होगा उन्होंने। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है कार्ल मार्क्स ने, दिस स्टेटमेंट ऑफ कार्ल मार्क्स क्लियरली शोज द मनी इज द सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ ऑल सोसाइटी। ठीक है, all the relationship, all the structure, all interactions. The money carries the capacity to build ties and to dissolve ties. तो मनी 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 इस पे सारा कुछ बोल रखा है। मनी से रिश्ते बन सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। Only antidote is mental suffering is physical pain। अच्छा, याद पता नहीं क्या, द मोर द टेक्नोलॉजी द मोर फ्री टाइम वी हैव। ठीक है, जितना हाँ ठीक है। एंड दिस टेक्नोलॉजी वॉज लार्जली क्रिएटेड अ सिनेरियो वेयर द हैंड्स आर बिजी बट द माइंड आर कम्प्लीटली एम्प्टी। ठीक है, हैंड बिजी है, माइंड एम्प्टी है। ठीक है, ओनली एंटीडोट जो है टू दिस वुड बी कीपिंग योर सेल्फ फिजिकली बिजी। इसका एक ही एंटीडोट है कि फिजिकली बिजी रखो अपने आप को। देन फिलोसफर हैव ओनली इंटरप्रेटेड द वर्ड टाइम इज टू चेंज इट। Example, everyone says read newspaper but no one says how to read. Then the production of too many useful things results in too many useless people। हाँ, बहुत सारे यूज़फुल बनाएंगे तो too many useless हो जाएंगे। तो with technology जो people become lazy। Then history repeats itself, first as tragedy, then as farce। Then this is perfectly applicable in historical materialism। मार्क्स ने जो बोला था, वेयर मार्क्स एडवोकेटेड अर्लियर इट वाज अ एक्सीडेंट ट्रेजेडी बट लेटर जो है दे चेंज द हिस्ट्री बाय प्लानिंग। कि भाई पहले तो एक्सीडेंटली चीज़ें हो गई, उसके बाद में प्लानिंग के साथ में उन्होंने वैसे ही चीज़ें रिपीट करी। देन ए रीज़न हैव ऑलवेज एग्जिस्टेड बट नॉट इन अ रीजनेबल फॉर्म। ठीक है, वी ऑलवेज गिव अ रीज़न फॉर आवर एक्शन बी इट रीजनेबल और नॉट। हर एक रीज़न का हम एक्शन देते हैं चाहे वो रीज़नेबल है कि नहीं है ना। दैन डीपी मुखर्जी,
Indian sociologist and a Marxist. So Marxism helped in understanding the ills of capitalism, but it did not offer satisfactory solution. बोला ठीक है तुम समझ तो गए पर solution नहीं दिया. Then a Marxism is good to understand the problem, but if you want to solve the problem through Marxist ideology, the Marx become dearth of solution. ठीक है, Marxism से आप प्रॉब्लम समझ सकते हो पर उसमें सोल्यूशन नहीं दे रखा है. देयर इज़ अ स्कैसिटी ऑफ सोल्यूशन दैट हाउ देन टू ओवरकम द एक्सप्लॉयटेशन विच यू एक्सप्लेन. कि भाई एक्सप्लॉयटेशन तो बता दी पर उसको ओवरकम कैसे करेंगे. सो एट द बेस्ट वी कैन सी दैट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सप्लॉयटेशन द मॉडर्न सोसाइटी, इफ एट ऑल एवर हैव टू बी अचीव्ड एंड मेड, द मार्क्स हैज़ नो ऑल्टरनेटिव. But on the other hand, if your goal is not just to understand the exploitation but also to overcome those exploitation, then the very same Marx has no solution to offer you. तो वही है कि कोई solution नहीं है मार्क्स के पास में. तो is Marx relevant today? फिर क्वेश्चन आता है. As capitalism जो dominates today and communism have failed, Marx is often questioned and considered as failed. कि आज के टाइम पे कैपिटलिज्म ही डोमिनेट कर रहा है. ठीक है, बट इफ़ यू अंडरस्टैंड मार्क्स, इट सीम्स दैट हिज थियोरी इज़ मोर रिलेवेंट नाउ देन बिफोर. ठीक है, मार्क्स हेल्प्स अस प्रोवाइड सोल्यूशन टू ईविल ऑफ कैपिटलिज्म. ठीक है, ही हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड इट्स पेरिनियल इनइक्वालिटीज़. तो ये सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहा है क्या. ही हेल्प्स अस अंडरस्टैंड and its perennial inequalities, and also has answer for how to overcome these defects. कि भाई इन डिफेक्ट्स को कैसे ओवरकम करें, कहाँ दिया बताया इसने. तो इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड कंसेप्ट्स ऑफ मार्क्स. तो इसमें इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन, डायलेक्टिक्स, देन है क्लास हो जाएगा, देन है हिस्ट्री, देन है एलिनिएशन, fetishism of commodity, then MOP, FOP, ROP, then class antagonism, then TCC, FCC, then revolution, minority majority revolution. फिर वो internal contradiction dialectics आ जाएगा. then why Marx is controversial. तो his thoughts challenge the established notion, क्योंकि वो जो established चीज़ें को challenge करते थे वो controversy में आ जाएगा. More than the above points, Marx never completed his theory. As a result, every paragraph can be accompanied by 3 concise paras saying why and how the above para is wrong and insufficient and lacks substance. अच्छा, क्योंकि इन्होंने कभी कंप्लीट नहीं करी तो उस पर बता सकते हैं कि भाई कि ऊपर वाला पैरा क्यों रॉन्ग है और इनसफिशेंट है. देन इम्पोर्टेंस ऑफ मार्क्स. Thinking about Marx helps to clarify what our society has taken for granted, and reverting back to Marx has always opened up fresh perspective. तो वो मार्क्स को बहुत ही सोसाइटी ने बहुत ही फॉर ग्रांटेड ले रखा है. तो इसमें मैन हैज़ बिकम टूल इन द हैंड्स ऑफ टूल. अच्छा, तो टूल का टूल बन गया मैन. तो ये जॉर्ज रिटर्स में लिखा है, बट कैन यूज़ इट इन मार्क्सियन कंटेक्स्ट में हम इसको लिख सकते हैं इस चीज़ को. देन अ मोर प्रोडक्टिव द टेक्नोलॉजी बिकम्स लेस प्रोडक्टिव ह्यूमन बिकम और यूजलेस द ह्यूमन बिकम. जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी प्रोडक्टिव होगी उतना यूजलेस ह्यूमन होता रहेगा. ठीक है, इसके बाद में क्या है, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्क्स. तो एक मिनट, राधा. So what was the objective of Marx? So his main focus was on understanding the cause and nature of inequality in general and in capitalism in particular. तो भाई इसका cause क्या है, उसका nature क्या है भाई, inequality जो होती है. ठीक है, to Marx how society works would be partial and incomplete, as he wanted to give a theory more about changing the society. Marx and sociology. So Marx was not sociologist and did not consider himself one. Then
मार्क्स इज़ नॉट अ सोशलॉजिस्ट, ठीक है, येट देयर इज़ सोशलॉजिकल थ्योरी फाउंड इन हिज राइटिंग, ठीक है, सोशलॉजिस्ट नहीं था पर उसकी राइटिंग में है, ठीक है। फ्रॉम द बिगनिंग देयर वर दोज हु वर हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्क्स, ठीक है। नेगेटिव रिएक्शन टू मार्क्स वर्क्स वाज अ मेजर फोर्स इन शेपिंग ऑफ मच ऑफ द सोशलॉजिकल थ्योरी। तो जो बोला था उसका जो नेगेटिव रिएक्शन के बेसिस पे बहुत ज़्यादा जो है सोशलॉजिकल थ्योरीज बनी। राधा राधा। देन है इंडिकेटिंग he may not be a sociologist but he was not the less one of the prime contributor for the development and rise of sociological theories, ठीक है। देन है फेज 2, अभी तक फेज फर्स्ट देख रहे थे, फेज 2 इसमें क्या है कि लेनिन के बारे में है। नो वन कैन फुली अंडरस्टैंड मार्क्स विदाउट फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग हीगल, ठीक है। तो हीगल जो है 1778 से 1831 तक रही है। तो द एसेंस ऑफ रियलिटी इज़ द रीज़न, शायद बोला होगा उन्होंने, बट द एसेंस ऑफ रीज़न एग्जिस्ट, एब्सोल्यूट स्पिरिट जो है मैनिफेस्ट इटसेल्फ ओनली ग्रेजुअली। देन एग्जिस्ट इज़ अ जर्मन वर्ड मेनली मीनिंग स्पिरिट और माइंड। देन आइडियलिस्ट स्कूल of which Hegel is a major proponent. The other one being Plato. True knowledge of everything in the world, material and non-material, is deduced from idea of the thing. Idealist school जो है give importance to ideas. तो इसका Hegel जो इसका proponent है, Hegel और Plato। In other words, the idea of the thing is more important than the thing itself. मतलब idea सबसे ज़्यादा important है चीज़ से भी ज़्यादा। That is, it is the social definition of things that matter, not the thing themselves. कि जो social definition दे रखी है ना कि ये चीज़ भाई ऐसी है, होना चाहिए, या फिर इसका description ऐसा है, तो वो ज़्यादा मैटर करता है, ना कि वो चीज़। देखो what is real and permanent is the idea of thing. तो जो हमेशा ही रियल है और जो परमानेंट ही रहेगा वो आइडिया होगा। मतलब फूल कैसा कलरफुल है ना, तो वो रियल है और परमानेंट ही रहेगा ये, ठीक है। नॉट द थिंग एज मच, द फिजिकल वर्ल्ड इज़ ओनली अ मैनिफेस्टेशन ऑफ आइडिया। जो आइडिया होता है उसी का ही मैनिफेस्टेशन होता है। हमने कुछ दिमाग में आइडिया लेके आए कि कार ऐसा 4 पहिए होंगे तो उसको कार बोलेंगे, तो वो आइडिया का मैनिफेस्टेशन हो गया, ठीक है। For example, a carpenter is able to make a table because he has the idea of table in his mind, and the table that he makes is only a manifestation or approximation of the idea. Then according to idealism of Hegel, ideas जो हैं are the ultimate force in the world. आइडियाज़ जो सबसे ज़्यादा फोर्स हैं, ठीक है। वर्ड्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, वॉट मैटर्स इज़ द आइडिया एंड द अंडरस्टैंडिंग। तो वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका जो मैटर और जो है वो अंडरस्टैंडिंग है। देयर इज़ अनदर डायमेंशन ऑफ हीगेलियन आइडियलिज्म, दिस मे बी कॉल्ड आइडियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इट इज़ द आइडिया दैट कंस्टिट्यूट द ट्रू मोटर ऑफ हिस्ट्री। तो आइडिया जो है उनका एक आइडिया था कि हम रूल करेंगे, तो वो ट्रू मोटर है। व्हाट गिव्स द मोमेंटम टू हिस्ट्री इज़ द डेवलपमेंट ऑफ आइडिया। फिर वो कैसे कैसे उस पर काम करते रहते हैं वो हो जाएगा। ऑल चेंज इन सोसाइटी, इकॉनमी, पॉलिटी एंड कल्चर टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आइडिया। तो इसी आइडिया से आए ब्रिटिश कि हमको रूल करना है, फिर इसका डेवलपमेंट होता रहा। देन है हीगल वॉज द फर्स्ट पर्सन ऑल ओवर वर्ल्ड हु स्टडीड हिस्ट्री इन अ रैशनल वे। अच्छा, कार्ल मार्क्स केम लेटर टू स्टडी हिस्ट्री प्योरली इन अ रैशनल वे। पहले सबसे पहले हीगल ने पढ़ा। देन हिस्ट्री हैव चेंज बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज़, डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज़ और चेंज इन आइडियाज़ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। देन है डायलेक्टिकल मेथड। तो इसमें क्या है, डायलेक्टिकल मेथड में थीसिस है, फिर एंटीथीसिस होगी, फिर इसकी सिंथेसिस हो जाएगा।
पहले थीसिस से हम एंटीथीसिस पे जाएंगे, फिर एंटीथीसिस से सिंथेसिस पे जाएंगे, तो एक कंटिन्यूस, फिर सिंथेसिस से फिर दोबारा थीसिस पे जाएंगे, तो एक कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो चेंज इन आइडिया इज इक्वल टू चेंज इन सोसाइटी या फिर हिस्ट्री, जैसे जैसे आइडिया चेंज आएगा। तो थीसिस क्या होती है? मोस्ट एक्सेप्टेबल थॉट होता है। एग्जाम्पल मैरिज, तो आदमी औरत के बीच में मोस्ट एक्सेप्टेबल है। फिर एंटीथीसिस में हो जाएगा कॉन्ट्रडिक्शन या डेवलपमेंट, जिससे सेम सेक्स मैरिज हो गया। देन सिंथेसिस, तो इसमें क्या है? थीसिस प्लस एंटीथीसिस, तो इसमें क्या है? लिव इन एक्सेप्टेबल बट सेम सेक्स मैरिज नॉट अलाउड, सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, तो एक बीच का लेके आ गई है ना, उनके बीच का सा कि भाई लिव इन तो रख लो, ठीक है, आदमी औरत तो रह लो, पर सेम सेक्स नहीं होगा। देन मैरिज, पीपल बिलोंगिंग टू टू अपोजिट सेक्स मैरी ईच अदर, तो ये थीसिस में है। एंटीथीसिस में क्या है कि thesis and antithesis always exist in society, that is the most acceptable thought would always be dominatingly present in society, but there would be certain thoughts which would be contradicting the viewpoint, मतलब एक डोमिनेट होगा, उसको एक कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा होगा, ये है। देन सिंथेसिस में क्या आ जाएगा? एंड बिकॉज ऑफ दिस जो कॉन्ट्रडिक्शन प्रेजेंट, द कॉन्स्टेंट कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द टू लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ सिंथेसिस, तो भाई लड़ाई चलती रहती है, तो भाई कुछ एक बीच का सा रास्ता ले आते हैं। सिंथेसिस रिफर्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, इसमें दोनों ही आएगा। देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जस्ट लाइक एनीथिंग न्यू विच कम्स इन सोसाइटी इज बाउंड टू बिकम ओल्ड, तो जैसे कुछ नई चीज़ आती है ओल्ड हो जाती है। दिस न्यू सिंथेसिस बिकम्स देन थीसिस, जो न्यू सिंथेसिस है वो थीसिस बन जाती है। अच्छा, अगेन द साइकिल गोज लाइक द सेम, थीसिस फिर एंटीथीसिस सिंथेसिस, ठीक है, टिल अल्टीमेट एब्सोल्यूट स्पिरिट अचीव, जो एब्सोल्यूट स्पिरिट मतलब जो जिससे अचीव हो जाता है तब तक ये चलता ही रहता है, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ थीसिस एंटीथीसिस सिंथेसिस विल कीप ऑन गोइंग टिल यू अचीव एब्सोल्यूट रैशनैलिटी, कि जब तक पूरी तरीके से रैशनैलिटी नहीं आती तब तक ये चलता रहेगा, ठीक है। हीगल सेज थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ थीसिस एंटीथीसिस सिंथेसिस द हिस्ट्री ऑफ द सोसाइटी हैज़ प्रोग्रेस थ्रू 3 जो प्राइमरी स्टेजेस, ठीक है। तो फैमिली से फिर सिविल सोसाइटी, फिर सिविल सोसाइटी से स्टेट बना, फिर स्टेट से फिर फैमिली, तो क्या है? ऑल 3 स्टेजेस नॉट एन इंस्टीट्यूशन। तो ये प्रोसेस कीप्स ऑन गोइंग टिल यू अचीव एब्सोल्यूट रैशनैलिटी विच अकॉर्डिंग टू हीगल अचीव्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टेट, ठीक है। तो फैमिली क्या है? पर्टिकुलर altruism, we only largely favor those people who are belonging to our family. Civil society में क्या? egoism, where people जो है largely start operating on the basis of their individualism, selfishness, ठीक है। अच्छा, फैमिली में जो है थोड़ा ब्रॉड हो जाता है, सिविल सोसाइटी में सेल्फिशनेस हो जाती है, स्टेट में जाएगा यूनिवर्सल altruism. When society reach to this stage, the dialectics will end and that would be end of history. अच्छा, dialectics end हो जाएगा और end हो जाएगी history की, because this is the ultimate stage according to Hegel, ठीक है। Hegelian method of dialectics जो है talks about that how the history have changed over a period of time through the dialectical process, and this is the process the history moved from one stage to another till it reaches absolute rationality, that is state in form of state. State is march of God on earth. अच्छा, तो हीगल क्या है? आइडिया थ्रू डायलेक्टिकल मेथड, इससे चेंज आएगा। कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं? रिजेक्ट द आइडिया एंड सब्सटीट्यूटेड विद मटेरियलिज्म एंड बोरो डायलेक्टिकल मेथड। अच्छा, हीगल बोलता है आइडिया से चेंज आएगा, कार्ल मार्क्स बोल रहा है कि नहीं, मटेरियलिज्म से चेंज आएगा। और डायलेक्टिकल मेथड दोनों लगा रहे हैं। दैट्स वाई हीगल इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द गॉड फादर ऑफ कार्ल मार्क्स, as the dialectical material theory of Karl Marx is borrowed from Hegel dialectics of idea. अच्छा, ठीक है। देन हीगल्स का पॉलिटिकल फिलोसफी जो है रेस्ट मेनली ऑन हिज डायलेक्टिकल मेथड, ठीक है। तो इसने डायलेक्टिकल मेथड लगाया दोनों ने। हीगल जो है बोरोड हिज मेथड फ्रॉम सोक्रेटिस हु इज़ द फर्स्ट एक्सपोनेंट ऑफ दिस मेथड, तो फिर हीगल ने सोक्रेटिस से लिया, ठीक है।
Hegel has himself expressed his debt to Socrates for this method. ठीक है. Then the dialectical means to discuss. Socrates believed that one can arrive at the truth only by constant questioning. To put it in simple words, an idea जो moves from a thesis to antithesis to synthesis. तो एक आइडिया ही मूव करता रहता है. पहले एक आइडिया था, मैरिज का आइडिया था कि भाई आज भी औरत, फिर वो आइडिया मूव करा कि सेम सेक्स हो जाएगा, फिर सिंथेसिस में आया कि भाई सेम सेक्स नहीं होगा पर लिव इन अलाउड है. Synthesis has its element of thesis as well as antithesis. In due course of synthesis itself acquires the status of a thesis and gives rise to its own antithesis. Acha, this process goes on. Then in practice, Hegel applied his dialectical method to the domain of ideas. Therefore, his method may be described as dialectical idealism. Then Hegel idea determines being. Marx, it is a being which determines idea. तो Hegel क्या बोलते हैं कि आइडिया जो डिटरमाइन करता है बीइंग को. मार्क्स बोले कि इट इज़ अ बीइंग विच डिटरमाइंस आइडिया. तो कॉन्ट्रडिक्ट करता है मार्क्स हीगल को. राधे राधे. राधा 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 राधा. फिर ये है कार्ल मार्क्स में हीगल चल रहे हैं अभी. तो इसमें क्या है, डायलेक्टिक्स इज एसेंस. तो फंडामेंटल लॉ ऑफ कॉस्मोस है. देन है where dialectics exist, तो idealism that is idea are real. then how dialectics जो है operate, तो ये operate करता है thesis, antithesis और synthesis. then on the basis of this he studied history. so before Hegel the focus was on order. always conflict and contradiction was considered as bad thing or deviant. तो हीगल के सामने जो फोकस ऑर्डर पे था कि भाई ऑर्डर पे लेके आना है. ठीक है. तो कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्ट्रडिक्शन जो है इसको बेसिकली कि बैड थिंग्स या फिर डिवेंट माना जाता था. एग्जाम्पल, द मीनिंग ऑफ जस्टिस विल बी अंडरस्टूड व्हेन इनजस्टिस विल एग्जिस्ट इन द सोसाइटी. तो जब जस्टिस होगी तभी जस्टिस को समझ पाएंगे. देन है द इम्पोर्टेंस ऑफ प्योरिटी इज़ वेरी मच अंडरस्टूड व्हेन यू understand what it is like to be impure. Then Hegel says that fundamental law of society is cosmos, is the existence of contradiction. ठीक है. contradiction are bound to present in the society. तो 15th-17th सेंचुरी में क्या लोअर कास्ट जो है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया सबॉर्डिनेशन. 18th सेंचुरी में क्या हो कि सोशल रिफॉर्म आया तो लोअर कास्ट जो है शुड नॉट एक्सेप्ट सबॉर्डिनेशन. तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया. पहले एक्सेप्ट करा था फिर एक्सेप्ट नहीं करा तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया. फिर आज के कास्ट टाइम पे क्या है, लोअर कास्ट जो है इज इक्वल्स टू इम्प्रूव देयर पोजीशन इन सोसाइटी. ठीक है. तो कॉन्ट्रडिक्शन इज़ गुड बिकॉज द कॉन्ट्रडिक्टी आइडिया ओनली ब्रिंग्स चेंज. तो कोई कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है तो वो चेंज ही लेके आता है ना. If contradiction is not there, then the position of lower caste remains same. हाँ, वो नहीं होगा. तो हीगल जो है belongs to idealism school. तो इसमें क्या है कि contradiction exist. फिर क्या होगा कि at the level of ideas. ठीक है. नहीं सॉरी ऐसे होगा. ये क्या हो रहा है ये. अरे ब्रिंग सोशल चेंज इन द सोसाइटी. कॉन्ट्रडिक्शन जो है सोशल चेंज लेके आते हैं सोसाइटी में. फिर कॉन्ट्रडिक्शन जो है आइडिया के लेवल पे एग्जिस्ट करता है. फिर क्या है, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस जो है एट द लेवल जो है फिर आइडिया के लेवल पे होता है. ये पता नहीं क्या है. हीगल वाज जो है कंसिडर्ड एज फर्स्ट स्कॉलर हु स्टडीड द हिस्ट्री साइंटिफिकली. अच्छा ठीक है. बिफोर हीगल द हिस्ट्री वाज स्टडीड ऑन एन आर्म चेयर फिलॉसफी. Hegel, although जो belonged to an idealist school, but equally belonged to the dialectical approach, and hence can be considered a dialectical scholar.
वेयर द डायलेक्टिक जो है फर्स्ट ओरिजिनेटेड। अकॉर्डिंग टू हीगल द सोसाइटी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन प्रेजेंट इन सोसाइटी। तो कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से जो है सोसाइटी इवॉल्व होती है, ठीक है। टू विच ही कॉल्स अ लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन और लॉ ऑफ डायलेक्टिक्स। तो कॉन्ट्रडिक्शन को डायलेक्टिक्स बोल दिया इसने, तो इसको लॉ बोल दिया इसने। द लॉ ऑफ डायलेक्टिक्स इज मैनिफेस्टेड इन फॉर्म ऑफ थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। तो ये जो लॉ है वो कैसे मैनिफेस्ट होगा, कोई थीसिस होगा, कोई आइडिया होगा, फिर इसका कोई कॉन्ट्रडिक्शन आएगा, फिर वो दोनों में एक जो है मिक्सचर हो जाएगा। थीसिस इज़ द मोस्ट जो है प्रीडोमिनेंट थॉट प्रेजेंट इन सोसाइटी, ठीक है। एंड एंटीथीसिस जो डेवलप्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विच काउंटर द मोस्ट प्रीडोमिनेंट थॉट प्रेजेंट। तो पहले से प्रेजेंट होता है, फिर उसको ये क्या करता है, क्या बोलते हैं, काउंटर करेगा, ठीक है। दैट इज थीसिस। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन थीसिस एंड एंटीथीसिस सिंथेसिस डेवलप हो जाता है, विच कैरीज फीचर ऑफ बोथ एंटीथीसिस एंड दस जो है ब्रिंगिंग चेंज इन द सोसाइटी। हेंस हीगल जो एडवोकेटेड दैट द चेंज विच takes place in society only because of the existence of dialectics, which is the fundamental law of cosmos. That means which fundamental exists in every sphere of society, be that individual, be that organization of society. But however, this dialectics here doesn't exist everywhere. Even if it exists, it cannot largely lead to change. अच्छा, हर जगह नहीं होता और ज़रूरी नहीं कि चेंज ही आ जाए। ओनली द कॉन्ट्रडिक्शन प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ आइडिया ब्रिंग्स द चेंज। मतलब आइडिया तो हर जगह होता है, पर जो कॉन्ट्रडिक्शन होता है वही चेंज लेके आता है। एंड दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ हीगल बीइंग द स्कॉलर बिलोंगिंग टू आइडियलिस्टिक स्कूल विच ओनली कंसिडर्ड आइडियाज़ आर रियल, ठीक है। एवरीथिंग एल्स इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ आइडिया, कि आइडिया ही रियल है, बाकी मैनिफेस्टेशन है। And on the basis of this dialectics, Hegel जो advocates society evolves through 3 different stages. तो इसमें क्या आएगा, family, civil society and state having different degree of rationality present in them. तो state जब बनेगा तो absolute rationality आ जाएगी, ठीक है। then fewer batch क्या ये राधा 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 हाँ। तो इफ़ हीगल इज़ कंसिडर्ड एज बेस ऑफ मार्क्स, तो विदाउट प्योर बैच मार्क्स जो है वुड बी प्रेजेंट विदाउट इट्स स्पिरिट। तो प्योर बैच इन कॉन्ट्रडिक्शन टू हीगल जो एडवोकेट Don't think like a thinker, philosopher, think like a real being. तो ये जो है प्योर बैच जो है, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया आइडियलिज्म को और इन्होंने गिव्स मटेरियलिज्म। तो बोला कि मस्ट एग्जिस्ट आउटसाइड, थिंक लाइक रियल लिविंग। अकॉर्डिंग टू प्योर बैच, फॉर अ थिंग टू एग्जिस्ट इट इज़ नॉट सफिशेंट फॉर इट टू एग्जिस्ट इन योर माइंड, इट हैज़ टू have its presence in real situation and in real circumstance. किसी चीज़ को प्रेजेंट होने के लिए ना आपके दिमाग में ही नहीं होना चाहिए, उसको रियल सिचुएशन में भी होना चाहिए, ठीक है। देन है एंड फ्रॉम हेयर ही गिव्स फिलॉसफी और आइडियोलॉजी ऑफ मटेरियलिज्म। अच्छा, यहाँ से उन्होंने मटेरियलिज्म का आइडिया दिया, फिलॉसफी दिया। इन रियलिटी योर सर्कमस्टांसेस शेप योर आइडियाज़, जैसी सर्कमस्टांस होंगे वैसा ही आप सोच पाओगे, है ना। तो इट इज़ द मटेरियलिज्म विच डिटरमाइन द बीइंग। तो सर्कमस्टांसेस या फिर जो आसपास की चीज़ें हैं वही बीइंग को डिटरमाइन करेंगे। फ्योरर बैशर जो है रिजेक्टेड द हीगेलियन आइडियलिज्म एंड गेव द कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिज्म विच एडवोकेटेड फॉर एनीथिंग टू एग्जिस्ट इन सोसाइटी इट नीड्स टू हैव इट्स रियल कंक्रीट प्रेजेंस। कोई भी चीज़ को एग्जिस्ट करने के लिए उसका कंक्रीट प्रेजेंस होना चाहिए। एंड इट इज़ दिस मटेरियलिज्म विच लार्जली डिटरमाइंस द आइडियाज़। और ये मटेरियलिज्म जो है, आसपास की चीज़ें हैं वही आइडिया को डिटरमाइन करेंगी।
डिटरमाइन द थॉट प्रोसेस ऑफ द पीपल इन सोसाइटी। ठीक है, मटेरियलिज्म इज एन आइडियोलॉजी प्रेजेंट इन फिलोसफी विच टॉक्स अबाउट रैशनैलिटी is always empirical drive. What exists, that is real. What doesn't exist, they are not real. अच्छा, यानी कार्ल मार्क्स तो दोनों का मिक्सर कर दिया कार्ल मार्क्स ने। तो हीगल बोलते हैं लॉ ऑफ डायलेक्टिक्स एंड फ्योर बेस्टर बोलते हैं मटेरियलिज्म। तो कार्ल मार्क्स ने क्या है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म लेके आ गए। तो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म जो इज एन आइडियोलॉजी गिवन बाय कार्ल मार्क्स वेर ही एडवोकेट्स दैट द सोसाइटी चेंज because of contradiction। ठीक है, and this contradiction are present not at the level of ideas but they are present at the level of material condition। कि भाई contradiction की वजह से चेंज होती है, और जो contradiction जो है वो आइडिया पे नहीं होता पर मटेरियल कंडीशन पे प्रेजेंट होता है ये contradiction, है ना। therefore in his theory of dialectical materialism कार्ल मार्क्स जो है टर्न हीगल अपसाइड डाउन, पूरा ही जज्बात पलट दिए इसने। वेयर मार्क्स एडवोकेटेड इट इज़ द बीइंग विच डिटरमाइंस द आइडिया, इट इज़ नॉट द आइडिया विच डिटरमाइंस द बीइंग। तो इट इज़ द बीइंग डिटरमाइंस द आइडिया, नॉट द आइडिया डिटरमाइंस द बीइंग। ठीक है, फिर एग्जाम्पल जो 1947 में क्या हुआ कि एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री, फिर IT इंडस्ट्री, फिर स्टार्टअप, फिर AI। तो इसमें क्या चेंज इन मटेरियल कंडीशन हुआ, इस वजह से ये हुआ। तो इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम an agrarian economy, become the industrial economy, and over a period of time it became service oriented economy। ठीक है, then a historical materialism is one where the Karl Marx understands the evolution of history through the concept of dialectical materialism and explains how history have changed over a period of time because of contradiction present at the level of materialism। ठीक है, then historical materialism is the social change theory of Karl Marx। डिस्कस द सोशल चेंज थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स। ठीक है, देन हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, तो ये टर्म्स कौन क्या क्या आएंगे इसमें, क्लास आएगा, देन है फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, देन है रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन, देन है इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन, देन इंफ्रास्ट्रक्चर है, सुपरास्ट्रक्चर है। ठीक है, तो FOP और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन जो है वो नीचे रहेगा, बेस पे है ये, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है ये। और जो सुपरास्ट्रक्चर ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, FOP और ROP। फिर जो नॉन इकोनॉमी से रिलेटेड है जैसे कल्चर, रिलीजन, ब्यूरोक्रेसी, फैमिली, ये सुपरास्ट्रक्चर में आएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स चेंज इन इकोनॉमी जब ब्रिंग चेंज इन सुपरास्ट्रक्चर। मार्क्स के हिसाब से अगर इकोनॉमी में चेंज हो गया तो भी हो जाएगा। तो एग्जाम्पल 1991 में LPG रिफॉर्म आया, तो इसमें क्या हुआ कि माइग्रेशन हुआ जिससे कि न्यूक्लियर फैमिली हो गई, रिलीजन जो सेक्युलर आइडिया आ गया इसमें, देन ब्यूरोक्रेसी में क्या है मेरिट ओरिएंटेड हो गई, देन कल्चर में क्या हो गया कि अडॉप्ट जो वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर लिया। तो सुपरास्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स विच आर नॉट पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स को छोड़ के जो भी है वो इसमें आ जाएगा। देन चेंज इन इकोनॉमिक्स ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी, मार्क्स बोलता है कि भाई इसमें चेंज आया तो इसमें चेंज आएगा। ठीक है, देन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बेस, इकोनॉमी बेस, तो इसमें FOP ROP आएगा। तो FOP जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये तीनों एक ही हैं, फैक्टर लो, फोर्स ले लो, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एक ही चीज़ है। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स जो FOP जो कंसिस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड स्किल। फैक्टर में क्या आएगा, टेक्नोलॉजी चाहिए, मशीन चाहिए, एजुकेशन चाहिए मशीन को चलाने के लिए, और स्किल चाहिए। ठीक है, FOP रेफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन टू कंट्रोल द नेचर। अच्छा, कि कितनी कैपेसिटी है उसके पास में। देन नेचर मीन्स टू एक्सप्लॉइट और एक्सट्रैक्ट द रिसोर्सेज। ठीक है, टेक्नोलॉजी वी एक्सट्रैक्ट द रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी से हम रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं। एजुकेशन के लार्जली हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज इन बेस्ट पॉसिबल मैनर बिकॉज इट ब्रिंग्स दैट रैशनैलिटी। तो एजुकेशन जो है हमको हम समझ पाते हैं कि कैसे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना है। तो एजुकेशन इज़ नॉट पार्ट ऑफ सुपरास्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू मार्क्स एजुकेशन कम्स अंडर फोर्स ऑफ प्रोडक्शन विच कम्स अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्किल्स में आ जाएगा मैनेज दोज रिसोर्स इन बेटर मैनर। तो जो रिसोर्स हैं उसको बेटर मैनर में
तो ये कोई चीज़ हम बना रहे हैं, उन सब चीज़ों से डायरेक्टली जो इन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं बनाने में, क्योंकि एजुकेशन चाहिए कि भाई मशीन कैसे चलाएंगे, कहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है, कोयला कहाँ से लेके आएंगे, मशीन फिर उसके लिए कोयला एक्सट्रैक्ट करने के लिए मशीन चाहिए, मशीन बना दी, फिर स्किल चाहिए उसको यूज़ करने के लिए, और टेक्नोलॉजी तो चाहिए ही। तो FOP जो कीप्स ऑन इवॉल्विंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। प्रोडक्शन इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ FOP। हाँ ठीक है, बट मेरली FOP इज़ नॉट सफिशेंट। ठीक है, रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू मार्क्स mere existence of FOP is not required, but as in order to produce one has to maintain relationship with others। ठीक है, तो रिलेशनशिप भी बनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल है कि टेलगॉट पार्सन जो है स्टडी ऑफ सोसाइटी या फिर ट्राइब इन US, सियोक्स इंडियन बोला इसने। तो जो मेजर जो है फूड इनका बफेलो मीट था। In winter they suffer food shortage, so they form groups to hunt, and each group has a head that marshal। These heads are for guide and hunters। ठीक है, then ROP according to Marx exist at 2 level। तो relationship 2 लेवल पे होता है। तो between workers, हाँ आपस के between worker and the owner। ठीक है, तो वर्कर और वर्कर के बीच में रिलेशनशिप जो है कोऑपरेशन का होगा, और जो वर्कर और ओनर के बीच में जो है दिस रिलेशनशिप इज़ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, यानी वर्कर एंड वर्कर जो है कोऑपरेशन बिकॉज इट गिव्स देम पावर टू कीप देयर ओपिनियन। वो अपनी बात रख सकते हैं, हाँ यार गलत हुआ, हाँ यार तेरे साथ भी गलत हुआ, हाँ ठीक है। ओनर और वर्कर जो है कॉन्ट्रडिक्शन बिकॉज देयर इंटरेस्ट आर कॉन्ट्रडिक्टरी, सो एज द रिलेशन, क्योंकि उनका दोनों का इंटरेस्ट कॉन्ट्रडिक्टरी तो रिलेशन भी होगा। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंसिस्ट ऑफ FOP, ROP, and ROP refers to technology which FOP refers to technology which makes production possible. But however, production is not just possible by having technology. One would also have to maintain certain relationship. Those relationship are maintained at 2 different levels: cooperation, contradiction। ठीक है, then Marx says the change in FOP leads to change in ROP। अच्छा, तो FOP जो है ब्रिंग्स चेंज इन ROP ओनली टिल कैपिटलिज्म। जब तक रहेगा तब तक ही चेंज होगा। इन कैपिटलिज्म मार्क्स हाईलाइट हाउ चेंज इन ROP वुड ब्रिंग चेंज इन FOP। ठीक है, मार्क्स से चेंज इन FOP लीड्स टू चेंज इन ROP। क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मार्क्स चेंज इन FOP ब्रिंग्स चेंज इन ROP, डिस्कस करो उसको। Then a question है, in Marxian analysis FOP is considered as supreme over ROP, discuss। तो इसमें आंसर में not always। Karl Marx is basically is an economic determinist। Do you agree? तो economic deterministic जो होता है who always consider economics as supreme, कि भाई economics ही supreme है। Marxist is not a economic determinist। Marx जो economic determinist नहीं है, because if Marx has to be considered as economic determinist then he should only give importance to economic, and in such circumstances he should only give importance to FOP। But in his infrastructure model Marx also recognized the social relationship present at the level of production। Therefore calling Marx as economic determinist is not correct। तो इकोनॉमिक्स पे ध्यान नहीं दे रहा है, वो जो रिलेशनशिप है ना उसको भी बोल रहा है कि भाई वो भी प्रेजेंट होता है, उस पर भी ध्यान दे रहा है ये। तो मार्क्स इज़ नॉट एन इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट बिकॉज ही ऑल्सो रिकग्नाइज रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर एंड ओनर, तो उसको भी रिकग्नाइज कर रहा है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसमें FOP ROP, फिर है इससे होगा मोड ऑफ प्रोडक्शन आएगा, देन MOP हो जाएगा, मोड ऑफ प्रोडक्शन उसके ऊपर जाएगा SS सुप्रास्ट्रक्चर। तो चेंज होगा अगर MOP में मोड ऑफ प्रोडक्शन में, तो वो सुप्रास्ट्रक्चर में चेंज आएगा। तो शॉर्ट नोट ऑन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, आंसर इसमें आएगा FOP आएगा। देन शॉर्ट नोट ऑन मोड ऑफ प्रोडक्शन, तो इसमें आंसर आएगा FOP एंड ROP। अच्छा, देन डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, तो इसमें मटेरियलिज्म इज इक्वल्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में MOP आएगा। देन कॉन्ट्रडिक्शन प्रेजेंट एट MOP वुड ब्रिंग सोशल चेंज। ठीक है, देन FOP
चेंज करेगा आरओपी को, फिर आरओपी चेंज करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करेगा सुपरास्ट्रक्चर को, सुपरास्ट्रक्चर से सोसाइटी में चेंज आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, द फर्स्ट एक्ट ऑफ मैनकाइंड इज एक्ट ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले उसने प्रोडक्शन करा। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ही मेंटेन्स अ रिलेशनशिप विद टेक्नोलॉजी एंड पीपल। तो टेक्नोलॉजी के साथ में काम करा, वो भी रिलेशन है लोगों के साथ में, जो अगल बगल के उनके साथ में रिलेशनशिप बनाया उसने। एज द टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस द रिलेशनशिप चेंज, ठीक है। एंड एज द एफओपी आरओपी चेंज द सोसाइटी चेंज। मान लो टेक्नोलॉजी चेंज हुई, पहले हो सकता था इंटरडिपेंडेंस होगा तो लोगों का रिलेशन ज़्यादा होगा, फिर टेक्नोलॉजी चेंज हुई कि हर कोई अलग अलग काम करे तो उनका रिलेशनशिप चेंज हो गया, है ना। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस जो कॉन्ट्रडिक्शन एट द एफओपी एंड आरओपी, द एंटायर वर्ल्ड हैज़ इवॉल्व थ्रू 5 डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। तो पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म आया, सेकेंड में आया एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन आया, थर्ड में आया फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन, फिर है फोर्थ में कैपिटलिस्टिक हो जाएगा, फिर है फिफ्थ में जाएगा ट्रांजिस्टरी स्टेट सोशलिज्म आया। देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू रीच टू कम्युनिज्म, फिर कम्युनिज्म पे पहुंच जाते हैं। देन है क्लास। इन ऑर्डर टू बिकम क्लास वन हैज़ टू फुलफिल 2 क्राइटेरिया, दैट ही शुड बी अवेयर ऑफ ऑब्जेक्टिव पोजिशन एंड ही शुड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ सब्जेक्टिव पोजिशन। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पोजिशन दोनों में अवेयर रहना पड़ेगा। देन है क्लास। तो क्लास में क्या, ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस पोजिशन, नो रिलेशन। इसमें क्या उनको पता है कि रिलेशनशिप क्या है उनका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के साथ में। देन है सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस पोजिशन हो जाएगा, ठीक है। देन है ऑब्जेक्टिव पोजिशन ऑफ क्लास ऑफ अ पर्सन रेफर्स टू और इज अचीव व्हेन अ पर्सन नोज हिज रिलेशन विद फैक्टर ऑफ फोर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ऑब्जेक्टिव पोजीशन अचीव तब होती है जब उसको पता चले कि भाई मेरा रिलेशनशिप क्या है। व्हेन अ पर्सन इज अवेयर वेदर ही ओन्स द एफओपी और वेदर ही वर्क्स विद एफओपी विच इज़ ओन्ड बाय समवन एल्स। तो उसको पता चलेगा कि भाई क्या मैं काम कर रहा हूँ या मैं ओनर हूँ, ठीक है। दैन सब्जेक्टिव पोजीशन, व्हेन ही इज़ क्लियर अबाउट हिज पोजीशन विद द रिलेशनशिप, भाई वो क्लियर है रिलेशनशिप की पोजीशन के बारे में। सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस पोजीशन रेफर्स टू दैट ही इज़ नॉट ओनली अवेयर विद द रिलेशनशिप ऑफ एफओपी, ही ऑल्सो अवेयर अबाउट देयर एक्सप्लॉयटेशन। अच्छा, तो सब्जेक्टिव में क्या होगा, उसको वो रिलेशन भी पता है कि भाई मैं वर्कर हूँ कि क्या हूँ, और उसको एक्सप्लॉयटेशन के बारे में पता है कि भाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है मेरा, कि मैं कर रहा हूँ कि मेरा हो रहा है। देन ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग प्लस सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग वो जो है क्लास को जन्म देता है। द हैव्स इन सोसाइटी ऑलवेज बीन अ क्लास बट द हैव नॉट्स अकॉर्डिंग टू मार्क्स ओनली बिकम्स अ क्लास इन कैपिटलिज्म। अच्छा, Marx says the history of all the hitherto society is the history of class conflict। तो अब तक की जो भी सोसाइटी की हिस्ट्री रही है वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर रही है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, क्लास हैज़ बीन स्टडीड फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव बट हाउ मार्क्स हैज़ given an in-depth analysis of class where he advocates in order to become a class one has to have both objective and subjective understanding, ठीक है। Objective understanding of class means one is aware about the position in the hierarchy, whether he is the owner or the worker, have or have not. Subjective understanding of class according to Marx means when he is conscious about that position, that at the position whether he is being exploited or whether he is being exploiter, ठीक है। भाई क्या वो एक्सप्लॉइट कर रहा है या फिर एक्सप्लॉइटर है वो अभी यहाँ पे। देन है अकॉर्डिंग टू मार्क्स द हैव्स ऑलवेज बीन क्लास सिंस इंसेप्शन बट हैव नॉट बिकम क्लास ओनली इन कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म में ही वो बन पाए, ठीक है। तो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के कॉन्ट्रा एट मटेरियलिज्म। देन है इसमें आएगा SOS MOP, तो इसमें FOP ROP हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, प्रिमिटिव हो जाएगा एंशिएंट फ्यूडल कम्युनिज्म हो गया।
तो ये है प्रिंटेड वाला है ये, तो हम देखते हैं इसमें क्या है। तो materialistic concept of history, तो मार्क्स जो है was able to criticize capitalism from perspective of his future because of his belief that history would always would follow a predictable course. This belief was based on his materialist conception of history, often simply shortened to the term historical materialism. The general claim of Marx's historical materialism is that the way in which people provide for their material needs determine, or in general conditions, the relation that people have with each other, their social institution, and even their prevalent ideas. Because of the importance of the way in which people provide for their material needs, this, along with the resultant economic relation, is often referred to as base. Non-economics relation, other social institution, prevalent ideas are referred to as suprastructure. It should be noted that Marx's view of history does not envision a straightforward trend in which the suprastructure simply comes into line with the base. Human history is set into motion by the attempt to satisfy need, but as noted above, these needs themselves are historically changing. Consequently, advances in the satisfaction of needs tend to produce more needs, so that human needs are both the motivating foundation and the result of economic base. The following quotation is one of Marx's best summaries of his materialist conception of history. In social production, when men carry on, they enter into defined relationships that are indispensable and independent of their will. These relations of production correspond to a definite stage of development of their material force of production. The totality of these relations of production constitute the economic structure of society, which is the real foundation on top of which arise the legal and political superstructure, to which correspond definite forms of social consciousness. At a certain stage of their development, the material force of production in society comes in conflict with existing relations of production, or what is a but legal expression of the same thing, with property relation within which they had been at work before. From forms of development and force of production, these relations turn into their fetter. Then occurs a period of social revolution. With the change in economic foundation, the entire immense superstructure is more or less rapidly transformed. वही सब एक्सप्लेन कर रखा है, समझ ही नहीं आ रहा, बकवास। मोड ऑफ प्रोडक्शन, कार्ल मार्क्स खत्म नहीं हो रहा, कार्ल मार्क्स फिर आगे, कार्ल मार्क्स, ओ भाई कार्ल मार्क्स खत्म ही नहीं हो रहे, कार्ल मार्क्स। छोटा सा है। फिर है नेक्स्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, तो लेक्चर तो ये कार्ल मार्क्स का। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स द फर्स्ट एक्ट ऑफ एन मैनकाइंड इज द एक्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो सबसे पहले उसने प्रोडक्शन करा, तो इन ऑर्डर टू सर्वाइव वन हैज़ टू प्रोड्यूस, कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो ब्रिंग चेंज इन सुपरास्ट्रक्चर, ठीक है, जो नीचे है उसने इकोनॉमिक्स ने चेंज लेके आया सुपरास्ट्रक्चर में, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर इज द फर्स्ट प्लेस वेयर द चेंज टेक्स प्लेस, बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड विद द स्फीयर ऑफ प्रोडक्शन। तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज होता है, फिर ऊपर को चेंज करता है, ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्शन से कनेक्टेड है। तो मार्क्स सेज दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द बेस, ठीक है, वॉट एवर रिलेशनशिप आर प्रेजेंट हेयर दे वुड बी रिफ्लेक्टेड इन द सुपरास्ट्रक्चर। तो ये बेस है, तो जो रिलेशन यहाँ पे वो सुपरास्ट्रक्चर में दिखेगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मार्क्स सुपरास्ट्रक्चर merely propagate those ideologies और थॉट्स प्रोसेस विच आर प्रेजेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। बोला जो आइडियोलॉजी और थॉट्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो वही सुपरास्ट्रक्चर में दिखेगा। देन अ डायलेक्टिक्स इज यूज्ड बाय कार्ल मार्क्स इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन हाउ द इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज, एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस व्हेन इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज द सोसाइटी चेंज। तो ये बता रहे हैं कि जो है डायलेक्टिक्स के हेल्प से मार्क्स बता रहे हैं कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होता है, और जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होगा वैसे फिर कैसे सोसाइटी चेंज होगी, है ना। तो इसमें मार्क्स बता रहा है कि
द इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज बिकॉज ऑफ द डायलेक्टिक्स विच आर प्रेजेंट, द कॉन्ट्रडिक्शन विच आर प्रेजेंट। तो बोल रहे कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से चेंज होगा। सोसाइटी बिकॉज ऑफ इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, द चेंज फ्रॉम because of internal contradiction present at the level of infrastructure, the change from these 5 stages। तो जो है कॉन्ट्रडिक्शन होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन होगा, फिर क्या है 5 स्टेज से चेंज होगा। तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर सुप्रास्ट्रक्चर जाएगा, फिर सुप्रा जो डिपेंड करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, वाई। Then change in infra leads to change in supra, how? तो IC क्या है? Internal conflict where internal conflict exists। फिर 5 MOPs बताने पड़ेंगे। In this diagram 3 parts are already explained, written before the diagram and the 4th part after this diagram। अच्छा ठीक है। तो PC, तो इसमें मोड ऑफ प्रोडक्शन बता रखा है, प्रिमिटिव कम्युनिज्म, फिर है ये सब बता रखे हैं, ठीक है। तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म में क्या होगा, ये फर्स्ट स्टेज है ऑफ सोसाइटी का, वेयर देयर एग्जिस्टेड परफेक्ट इक्वालिटी इन सोसाइटी बोलते हैं इसको, परफेक्ट इक्वालिटी थी यहाँ पे। द रिसोर्सेज आर कम्युनली ओन, जो कम्युनिटी है वही पूरी ओन कर रही है। नो बड़ी हैड ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, रैदर ऑल यूज़ द सेम रिसोर्स। कोई भी कहीं भी ज़मीन पे रह सकता है, कोई भी कहीं भी पानी यूज़ कर सकता है, ठीक है। कम्युनिज्म में क्या होगा, नो ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू मार्क्स। तो कम्युनिज्म का वो है मतलब। तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म में क्या हुआ, देयर एग्जिस्टेड थियोलॉजिकल मोड ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजिकल, सॉरी। प्रिमिटिव कम्युनिज्म में देयर एग्जिस्ट टेक्नोलॉजिकल मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो टेक्नोलॉजिकल मोड ऑफ प्रोडक्शन रेफर टू वेयर द टेक्नोलॉजी was developed in a very primitive form, did not determine the production, rather technology was merely the extension of hand, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी ओनली बना दी तो उससे ज़रूरी नहीं, मतलब ये प्रोडक्शन नहीं बन जाएगा, वो बस एक हेल्पर टाइप का था वो। मार्क्स एडवोकेटेड इन प्रिमिटिव कम्युनिज्म द सरप्लस प्रोडक्शन वॉज नॉट प्रेजेंट एट ऑल, बोला सरप्लस प्रोडक्शन था ही नहीं, ठीक है। Technology did not exist to such an extent, and coupled with this, due to communism, the resources distributed with others। तो इस एक्सटेंट तक टेक्नोलॉजी नहीं थी और कम्युनिज्म था, तो जो है रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो सकते थे दूसरों के साथ में। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम द टेक्नोलॉजी जो है स्टार्टेड डेवलपिंग, एंड विद द डेवलपमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन द पीपल जो है नाउ स्टार्टेड गेटिंग सरप्लस। तो पहले सरप्लस नहीं था, फिर जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डेवलप हुआ, तो सरप्लस आ गया। दिस सरप्लस प्रोडक्शन जो लीड्स टू अ राइज ऑफ क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम, इनइक्वलिटी इन फॉर्म ऑफ हैव्स एंड हैव नॉट्स। तो सरप्लस की वजह से जो क्लास का राइज हुआ, जिसमें इनइक्वलिटी हो गई, हैव्स और हैव नॉट हो गए। दिस चेंजेस द हिस्ट्री फ्रॉम प्रिमिटिव टू एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, फिर हो गया एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन आ गया, ठीक है। यानी एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन, तो इसमें क्या है, इसमें हैव और हैव नॉट्स हैं इसमें, तो इनइक्वलिटी हो जाएगी, क्लास हो जाएगा, क्लास में हैव एंड हैव नॉट्स हो जाएंगे। तो हैव जो है इनके पास में प्राइवेट वेल्थ है और सरप्लस है, हैव नॉट्स है इनके पास में सरप्लस नहीं है। तो जिसके पास में टेक्नोलॉजी है, मतलब किसी एक ने जो है कुछ बना लिया, मान लो कि ग्राइंडर बना लिया, नहीं मतलब मान लो कि उसने कुछ बना लिया, कोई भी एक आदिवासी ने बना लिया है ना, तो उसके पास में सरप्लस आ जाएगा, तो वो हैव हो जाएगा, और जो नहीं बना पाया वो हैव नॉट हो जाएगा, तो क्लास हो जाएगा। ऐसे करके उसने अपने घर वालों को भी दे दिया, तो वो सारे एक क्लास के पार्ट हो जाएंगे। देन हैव्स जो है हैड अ बेटर टेक्निक ऑफ वर्क एंड देयरफॉर दे स्टार्टेड नाउ हैविंग अ सरप्लस। तो उनके पास में बेटर टेक्निक था काम करने का, सरप्लस वैल्यू हो गया, विच लार्जली मेड देम डोमिनेंट, ठीक है, फिर वो डोमिनेंट हो गए। तो क्योंकि मान लो इमरजेंसी में उनके पास में था, मान लो इमरजेंसी आ गई, बाढ़ वाड़ आ गई, ठीक है, सारे गेहूँ बह गए,
ख़राब हो गए, तो जो हैव हैं उनके पास में अभी सरप्लस है तो वो दे सकते हैं, तो वो पावरफुल हो जाएंगे। ठीक है, तो एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है द फर्स्ट टाइम व्हेन द सोसाइटी डेवलप्स इनइक्वलिटी बिकॉज ऑफ ओनली प्राइवेट वेल्थ, क्योंकि प्राइवेट वेल्थ की ही वजह से इनइक्वलिटी आ गई पहली बार। अकॉर्डिंग टू मार्क्स इन एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन हैव्स आर कॉल्ड एज मास्टर्स एंड हैव नॉट्स कॉल्ड एज स्लेव्स। ठीक है, मास्टर स्लेव आ गए यहाँ पे। तो एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन में हैव एंड हैव नॉट्स हैं, तो हैव को मास्टर बोलेंगे, हैव नॉट्स को स्लेव्स बोलेंगे। ठीक है, देन इन एंशिएंट वाले में क्या होगा, बिकॉज ऑफ द टू क्लासेस मार्क्स सेज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हेयर आर स्लेव। तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो बना रहे हैं वो कौन है, वो स्लेव हैं। ठीक है, मास्टर और स्लेव, तो ये मास्टर जिनके पास में वो है और स्लेव जो है उनका काम करे। द प्रोडक्शन वाज नाउ मेड पॉसिबल बाय स्लेव्स हु आर नाउ वर्किंग फॉर मास्टर्स। तो प्रोडक्शन किसकी वजह से हुआ, स्लेव्स की वजह से। तो मार्क्स इन दिस एंशिएंट जो है मोड ऑफ प्रोडक्शन इन इस एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन देन हाईलाइट्स द कंडीशन ऑफ स्लेव। तो इस कंडीशन के बारे में बताते हैं कि जो है एक्सट्रीमली कंट्रोल्ड थे, नॉट अलाउड टू रिप्रोड्यूस। अच्छा, फिजिकल मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड था, शिफ्ट द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम स्लेव्स टू लैंड। ठीक है, तो मार्क्स एडवोकेट द स्लेव्स वर एक्सट्रीमली कंट्रोल्ड बाय देयर मास्टर्स। अकॉर्डिंग टू मार्क्स स्लेव्स वर लार्जली नॉट अलाउड टू रिप्रोड्यूस, दे फिजिकली मूव्ड, द फिजिकल मूवमेंट was absolutely restricted. As slavery peaked, people's surplus began to dwindle, and now they started thinking for an alternative, because now they have an alternative as the factor of production have further progressed, and because of the progress of factor of production they now shift the factor of production from slaves to land, bringing the society to feudal mode of production. तो feudalism आ गया। ठीक है, मार्क्स सेज द अल्टीमेट मोटो ऑफ हैव्स इन सोसाइटी इज़ टू इंक्रीज द सरप्लस। ठीक है, अल्टीमेट मतलब ये है कि सरप्लस बढ़ाना है, वट एवर मे बी द वे, किसी भी तरीके से। एंड सिंस नाउ द टेक्नोलॉजी वॉज अवेलेबल इन ऑर्डर टू एक्सप्लॉइट द लैंड, द मास्टर बिकेम लॉर्ड, द स्लेव्स वर freed by masters who then becomes the serf। अच्छा, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अभी जो है वो लैंड पे आ गए, तो जो क्या बोलते हैं मास्टर है वो क्या बोलते हैं वो लॉर्ड बन गए, और जो स्लेव्स हैं उनका नाम बदल गया सर्फ में। ब्रिंग द सोसाइटी इन थर्ड स्टेज कॉल्ड जो है फ्यूडलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, उसमें सरप्लस नहीं था शायद। फिर इसमें एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन आया तो इसमें मास्टर स्लेव हो गया, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन स्लेव था। फिर जो है एंशिएंट से जब इसमें फ्यूडल में आया तो इसमें क्या है कि लैंड जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, और जो मास्टर है वो लॉर्ड हो गया, और जो स्लेव है उसको सर्फ दे दिया नाम। क्लास में हैव्स आ गए। तो व्हेन प्रोडक्टिविटी जो रिड्यूस फ्रॉम स्लेव्स, द सरप्लस ऑफ द मास्टर स्टार्टेड रिड्यूसिंग, and the ultimate goal of all the masters in the society is to increase the surplus as much as possible. And because of the reduction and development of FOP, which brings land into debate, certain masters in the initial phase were shifted to land as FOP and free their slaves. ठीक है, ओल्ड FOP जो है स्लेव, अब न्यू जो FOP लैंड आ गया। देन है ओल्ड रिलेशनशिप में मास्टर स्लेव का था, अभी वो इसका आ गया लॉर्ड और सर्फ का आ गया। ठीक है, देन इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन इन बिटवीन द ओल्ड ROP रिलेशनशिप एंड द न्यू जो है FOP, एंड दिस इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन लार्जली ब्रिंग्स अ चेंज वेयर सोसाइटी चेंज फ्रॉम एंशिएंट टू फ्यूडल mode of production. Then an ancient mode of production to feudal mode of production, the contradiction comes, and this contradiction brings the society in a revolutionary stage and a minority revolution
spearheaded by haves occur and the society changed to feudal mode of production. तो छोटा सा एक रेवोल्यूशन आया, माइनॉरिटी रेवोल्यूशन आया, haves लिख के है इसको. Then according to Marx, the history has progressed because of the internal contradiction present at the level of material. हिस्ट्री ने प्रोग्रेस करा क्योंकि इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन था जो कि मटेरियल के लेवल पे प्रेजेंट था. दिस थियोरी हैज़ बीन एलैबोरेटेड बाय मार्क्स इन हिज थियोरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म. तो इन हिज थियोरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म मार्क्स स्ट्रेस्ड द एंटायर एवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री on the basis of contradiction and advocates there have been 5 stages in the history. The first stage of this history was primitive communism, where the equality existed and hence the contradiction did not exist. ठीक है, the equality over a period of time within the maturity of force of production which leads to increase in surplus changed the approach of history from primitive to ancient mode of production for the first time, bringing inequality ऑन द फेस ऑफ सोसाइटी. तो प्रिमिटिव में सरप्लस नहीं था तो सब इक्वल था. तो फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है बेसिकली सरप्लस आया तो इनइक्वलिटी आ गई. तो एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन में बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सरप्लस विच इज़ अप्रोप्रिएटेड बाय फ्यू, तो ये सरप्लस था बहुत ही कम के पास में था. तो इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ क्लास. तो सबसे पहले क्लास यहाँ बनी, दैट इज़ हैव एंड हैव नॉट्स. द हैव्स आर जो है वो कंसिडर्ड एट क्लास एज दे वर हैविंग बोथ ऑब्जेक्टिव नहीं एज दे वर हैविंग बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस. हैव्स के पास में जो है, अच्छा उनको क्लास क्यों माना गया, क्योंकि उनके पास में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस था कि भाई हम इनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं और हम जो है ओनर हैं. ठीक है. द हैव नॉट्स ऑन द अदर हैंड जो लार्जली लैक्स द अवेयरनेस ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन बिकॉज ऑफ द आइडियोलॉजी प्रेजेंट बाय हैव नॉट्स प्रोपोगेटेड बाय हैव नॉट्स. तो जो हैव नॉट्स थे वो जो है उनके पास में अवेयरनेस नहीं थी क्योंकि जो आइडियोलॉजी हैव्स ने प्रोपोगेट करी थी उसकी वजह से. द स्लेव्स इन द एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है आर द फोर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो स्लेव्स ही जो है फोर्स ऑफ प्रोडक्शन है इस टाइम पे एंशिएंट वाले में. ठीक है. हु वर्क फॉर द मास्टर एंड इंक्रीज द सरप्लस ऑफ मास्टर फर्दर, बट ड्यू टू एक्सट्रीम कंट्रोल ओवर स्लेव्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि एक्सट्रीम कंट्रोल हो गया तो फिर क्या हुआ, बिकॉज ऑफ देयर बायोलॉजिकल एजिंग, क्योंकि वो बूढ़े हो गए, द स्लेव्स जो है द एफिशिएंसी ऑफ द स्लेव्स रिड्यूस एंड साइमल्टेनियसली बिकॉज ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि उनकी एफिशिएंसी कम हो गई और जो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन ने भी प्रोग्रेस करा. तो एन ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी डेवलप इन ऑर्डर टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज प्रेजेंट इन द सोसाइटी. तो एक ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी आ गई एंड रिजल्ट ड्यू टू द रिड्यूसिंग सरप्लस, क्योंकि ये बूढ़े हो रहे थे सरप्लस भी कम हो रहा था. तो द वैल्यू सरप्लस वैल्यू सर्टेन जो है मासेस चेंज द फोर्स ऑफ प्रोडक्शन टू लैंड. कुछ जो मासेस से उन्होंने जो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड पे ले आए विच ब्रिंग्स द सोसाइटी इन स्टेट ऑफ रेवोल्यूशन. फिर एक रेवोल्यूशन सा आ गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थ्रू माइनॉरिटी रेवोल्यूशन ऑफ हैव्स वेयर एंटायर जो हैव्स थ्रू कॉन्शियस process change the force of production, bring the history into feudalistic mode of production where the force of production now shifted from absolute human, that is slave, to land, and society जो है gets divided into haves, that is lords, and have nots, those are serfs. Then a minority revolution is the term used to indicate how the minority of the ruling class change the history from one epoch to another अप्रोच बाय ब्रिंगिंग अ रेवोल्यूशन. तो माइनॉरिटी रेवोल्यूशन क्यों बोलते हैं कि माइनॉरिटी जो है वो लोग ये लेके आए, रेवोल्यूशन लेके आए. द रेवोल्यूशन वर्ड इज़ मियरली मिसनॉमर है, मिसनॉमर ही ऐसा कोई रेवोल्यूशन नहीं लेके आए. तो यहाँ पे डायग्राम दे रखा है. द सर्फ नाउ जो हैड अ पोजिशन or at least a chance of interacting with each other. अभी जो सर्व जो है एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं. ठीक है.
नाउ दे रिकग्नाइज ईच अदर प्रॉब्लम, क्योंकि बात कर सकते हैं कि तो भाई एक दूसरे की प्रॉब्लम समझ पा रहे कि भाई तू भी थका है, मैं भी थका हुआ हूँ, ठीक है, तेरी भी नींद पूरी नहीं है, मेरी भी नींद पूरी नहीं है। इन फ्यूडलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है सर्टेन डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस डेवलप्ड अमंग सर्व्स, कि भाई कुछ कॉन्शियसनेस आएगी, हम सभी के साथ में गलत कुछ ना कुछ हो रहा है। In India, you can clearly see Green Revolution brought surplus in Punjab and Haryana, but over a period of time, land started losing its productivity, and similarly, simultaneously, new modern technologies was available, where more surplus could be produced. ठीक है, again a shift take place of certain lords becoming bourgeois. तो जो lords है फिर वो bourgeois में बन गए। पहले मास्टर थे, मास्टर से लॉर्ड हुए, लॉर्ड से बर्जॉइज हो गए। फॉर द इंडस्ट्रियल मोड ऑफ प्रोडक्शन टू डेवलप और कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन टू डेवलप, दे लार्जली रिक्वायर्ड बेटर स्किल्स एंड मोर मैन पावर। तो इंडस्ट्रियल मोड ऑफ प्रोडक्शन के आने के लिए उनको बेटर स्किल्स और मैन पावर ज़्यादा चाहिए थी। व्हेन द लैंड प्रोडक्टिविटी स्टार्टेड रिड्यूसिंग, तो जब पहले तो कोई हाथ से दस्तकारी कर रहे होंगे, हाथ से दस्तकारी करने के बाद में वो लैंड पे आ गए। लैंड पे मतलब उन लोगों ने कुछ बेचना, मतलब लैंड के बेसिस पे कुछ करना शुरू कर दिया। अब लैंड की भी जो प्रोडक्टिविटी कम हो गई। एंड ऑन द अदर हैंड ऑल्टरनेटिव्स आर प्रेजेंट, ऑल्टरनेटिव भी हैं। तो सर्टन लॉर्ड्स मूव्ड एंड क्रिएटेड इंडस्ट्रीज, तो किसी ने इंडस्ट्री बना दी। एंड बाय सीइंग दैट सर्टन पीपल फॉर नाउ मोर डेवलपिंग surplus, these lords became competitively bourgeois, changing the mode of production further from feudal to capitalist mode of production because of again the internal contradiction. ठीक है, तो certain degree of consciousness have in serf, but they could not largely revolt because before the consciousness could develop, the lord have shifted to industries. तो सर्फ जो थे उनमें थोड़ी बहुत कॉन्शियसनेस थी, तो रिवोल्ट लाने से पहले जो है जो मास्टर्स हैं उन्होंने जो है वो चेंज कर दिया इंडस्ट्रीज़ में। तो ब्रिंगिंग द हिस्ट्री टू न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन कॉल्ड एज कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो जैसे उनमें कुछ कॉन्शियसनेस से आता कि भाई वो ज़मीन पे काम करे, फिर वो फैक्ट्री में चले गए, तो उनका कुछ अलग सीन हो गया होगा। ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंटरनल, हाँ ठीक है, टू द मोड ऑफ प्रोडक्शन कॉल्ड एज कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, देन इसमें डायग्राम है कि फ्यूडलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, तो इसमें क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड था, रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन जो है लॉर्ड और सर्फ के बीच में था, सर्फ और सर्फ के बीच में था। फिर ये जो है कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, इसमें है क्या, न्यू जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंडस्ट्री आ गई, न्यू रिलेशन आ गया बर्जॉइज और पी क्या है, व्हाट इज़ पी, हाँ पी क्या है, एन पी पी वर्कर होना चाहिए। इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन प्रेजेंट बिटवीन रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन विद द न्यू फोर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर द फ्यूल्स द चेंज, force the change and brings the society from feudal to capitalist. Contradiction remains same, only the notion change. Contradiction तो सेम ही रहा, पर बस नोशन ही चेंज हुआ। ठीक है, राधा राधा। देने कार्ल मार्क्स का लास्ट पार्ट है, तो लास्ट लेक्चर है। तो ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस, तो ये क्या है, इज़ वेयर द पर्सन दैट इज़ हैव नॉट बिकम अवेयर अबाउट द एक्सप्लॉयटेशन, जब उनको पता चला है कि वो एक्सप्लॉयट हो रहे हैं तो क्लास कॉन्शियसनेस आ जाएगा उनको। क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच लेड टू द राइज ऑफ ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस अमंग द हैव नॉट्स। ठीक है, तो वंस द हैव नॉट्स बिकम कॉन्शियस ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन ओवर पीरियड ऑफ टाइम, दे वुड टेक एन एक्शन, that is proletariat revolution, and when this revolution is taking place, the have-nots would become class for itself. क्लास कौन सी होती है, जिसको पता है कि भाई उसकी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो रियलिटी वो पता है कि भाई उसका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में और जो हैव और हैव नॉट्स हैं कि उनका साथ में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, अगर दोनों चीज़ें उसको पता है तो वो क्लास मानी जाएगी। तो इन कैपिटलिज्म जो है, बिकॉज द कंडीशन ऑफ कैपिटलिज्म द वर्कर फर्स्ट बिकेम gain subjective consciousness, which Marx called the true class consciousness है।
क्या है. Once they became conscious, they become class. तो एक बार वो कॉन्शियस हो गए तो वो क्लास हो गए. बट हाउ after becoming class, the worker would only become a class for itself. When they go for a revolution, till the time they do not go for a revolution, they remain class for itself. अच्छा, क्लास फॉर itself उनको पता है कि भाई कॉन्शियसनेस की हमारी एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, पर जब तक वो रेवोल्यूशन नहीं लेके आएंगे तब तक वो यही रहेंगे, क्लास फॉर itself, क्लास इन itself ही रहेंगे. तो क्वेश्चन है द राइज ऑफ ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस converts the worker to the class from itself. Discuss. Then a condition of capitalism. तो subjective consciousness से true class consciousness आया, फिर वो class बन गए, फिर एक class in itself and a class for itself. अच्छा, तो क्लास इन itself तो मतलब कि जब तक उन्होंने रेवोल्यूशन नहीं लेके आए, फिर एक क्लास फॉर itself हो जाएगा जब वो रेवोल्यूशन लेके आ जाएंगे. ठीक है, तो क्लास फॉर itself इसमें हो जाएगा कि ट्रू कॉन्शियसनेस हो जाएगा प्लस जब वो एक्शन ले लेते हैं. देन क्लास इन itself इज जब वो ये क्लास फॉर itself में से जब एक्शन माइनस करेंगे, मतलब जब उनको कॉन्शियसनेस है पर उन्होंने एक्शन लिया तो क्लास इन itself ही है वो. क्लास विदाउट एक्शन कॉल्ड class in itself and class with action called class for itself. ठीक है. Before capitalism there was minority revolution. छोटे मोटे थे, have-nots were not conscious. ठीक है. Capitalism में क्या हुआ? When they gain true class consciousness and when they taken action by becoming class for itself, the first time in the history Marx says there takes place majority revolution. ठीक है. And this majority revolution is one when proletariats जो है would largely go for a revolution against the owner. तो owner मतलब bourgeois. The bourgeois जो हैं here in majority revolution would have two choices. ठीक है, इनके पास में दो choices होंगे. This majority revolution could be non-violent if the bourgeois agree to give up their wealth for distribution among the population. But if the bourgeois fails to accept that they would not give up their wealth or properties or resources for the distribution to all the people, then this proletariat revolution according to Marx would be violent. तो बोला कि भाई वो जो proletariat revolution होगा तो उसमें जो ओनर उनके पास bourgeois उनके पास में दो चॉइस हैं, या तो वो अपनी प्रॉपर्टी दे देंगे तो वो नॉन वायलेंट होगा, अगर नहीं दिया तो वो वायलेंट हो जाएगा. So in this proletariat revolution, the worker of the world would unite, take up the resource of the bourgeois, bring the history from capitalist mode of production to socialist mode of production. तो revolution में क्या होगा, पूरे वर्ल्ड के जो अच्छा वर्कर हैं वो यूनाइट हो जाएंगे और जो रिसोर्सेस हैं जो है bourgeois से ले लेंगे. ठीक है, और वो हिस्ट्री को चेंज कर देंगे कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन टू सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है. देन मार्क्स सेज सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है इज़ अ ट्रांजिटरी फेज विच वुड चेंज टू कम्युनिज्म. अच्छा, तो बोला कि कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन से सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन आएगा और उसके बाद में फिर कम्युनिज्म आ जाएगा. तो ये बीच में रहेगा, ट्रांजिटरी फेज रहेगा. In socialism, Marx advocate, unlike in capitalism, where there was domination of bourgeois, in socialism there would be domination of proletariat. अच्छा, socialism में भी domination रहेगा proletariat का. capitalism में bourgeois का था और socialism में proletariat का रहेगा. Marx says in socialism the proletariat जो है would largely occupy the resources of bourgeois and they would dominate in order to ensure equal distribution. तो bourgeois का resources ले लेंगे socialism में, ठीक है, और equally distribute कर देंगे. Therefore socialism not an egalitarian stage in Marxian understanding, rather than it is a transitory phenomena when the proletariat dominates
विद द पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ वेल्थ। अब ये क्या है, प्रोलेटेरिएट डोमिनेट कर रहे हैं और उनका पर्पस है कि वो जो वेल्थ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। व्हेन द प्रोलेटेरिएट डिस्ट्रीब्यूट द वेल्थ ऑफ सोसाइटी, व्हेन द प्रोलेटेरिएट्स डिस्ट्रीब्यूट द वेल्थ द सोसाइटी वुड गो टू कम्युनिज्म। और जो पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ना तब वो कम्युनिज्म में जाएगी। दस एंडिंग द प्रोसेस ऑफ डायलेक्टिक्स, इट बिकम्स परफेक्टली इगैलिटेरियन नेचर। तो जब तक वो ओन कर रहे हैं तब तक वो सोशलिज्म में रहेगा, और जब तक वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो कम्युनिज्म हो जाएगा। तो इन दिस कम्युनिज्म मार्क्स जो है एडवोकेटेड नन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच हैव बीन क्रिएटेड बाय दीज हैव्स वुड एग्जिस्ट। तो जो हैव्स ने जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है ना वो कुछ भी नहीं रहेगी। मार्क्स सेज स्टेट, फैमिली, रिलीजन, नन ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन वुड एग्जिस्ट इन कम्युनिज्म। अच्छा, ना तो स्टेट रहेगी, ना फैमिली, ना रिलीजन, और भी चीज़ें नहीं रहेंगी। तो इन कम्युनिज्म में मार्क्स सेज ऑल द ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड इन ऑर्डर टू मेंटेन द डोमिनेशन वुड नॉट एग्जिस्ट इन कम्युनिज्म। तो जो डोमिनेशन के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है ना, कि भाई सोसाइटी में फैमिली बोलती है ऐसा कर, तो रिलीजन बोलती है कि ब्राह्मण टॉप पे हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो क्या बोलते हैं, नहीं रहेंगी। बट हाउ द टेक्नोलॉजी विच वॉज प्रेजेंट इन कैपिटलिज्म वुड एग्जिस्ट एज इट इज़। तो जो कैपिटलिज्म के टाइम पे टेक्नोलॉजी थी वो यहीं भी रहेगी, बट द डिफरेंस वुड बी दिस टेक्नोलॉजी वुड नॉट बी ओन्ड बाय एनीबडी। पर ये कोई ओन नहीं करेगा इसको, अनलाइक कैपिटलिज्म वेयर इट वॉज ओन्ड बाय हैव्स। तो कैपिटलिज्म में हैव्स ओन कर रहे थे इसको। तो इसमें क्या है कि माइनॉरिटी रेवोल्यूशन, तो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन फिर ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस आया, फिर उससे सोशलिज्म आ गया। फिर इसमें क्या है, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में जो है बर्जोइज डोमिनेट कर रहे थे। फिर सोशलिज्म में क्या आया कि प्रोलेटेरिएट डोमिनेट करेंगे, देन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे यहाँ पे। फिर कम्युनिज्म में क्या है कि डायलेक्टिक्स जो एंड हो जाएगा, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन एंड हो जाएगा, इगैलिटेरियन इन नेचर हो जाएगा। देन स्टेट, फैमिली, रिलीजन जो है नॉट एग्जिस्ट, एंड टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करेगी। तो जो है कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन से सोशलिज्म में आने में जो है मेजॉरिटी रेवोल्यूशन होगा यहाँ पे, उससे पहले माइनॉरिटी होगा। तो इसमें क्या है कि दो टाइप का वायलेंट, नॉन वायलेंट हो सकता है। देन क्वेश्चन है डिस्कस द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंज हाईलाइटेड बाय मार्क्स इन हिज थ्योरी ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म में इक्वालिटी थी, तो यहाँ पे क्वालिटी थी, क्वालिटेटिव था। फिर आया एंशिएंट मोड, तो यहाँ पे इनइक्वलिटी आ गई, तो वहाँ क्वांटिटी आ गई है ना। फिर आया फैक्टर फ्यूडलिस्टिक, यहाँ पे भी क्वांटिटी आ गई। फिर आया फ्यूडलिस्टिक से जब कैपिटलिज्म में गए यहाँ क्वांटिटी आई। फिर कैपिटलिज्म में इनइक्वलिटी आ गई। फिर है क्या बोलते हैं, कैपिटलिज्म से कम्युनिज्म में आए तो इक्वालिटी आ गई, कैपिटलिज्म से कम्युनिज्म में गए तो हम इक्वालिटी आ गई ना, क्वालिटी आ गई यहाँ पे ना। देन हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, तो राधा तो ये क्या है, डायलेक्टिक्स ईगल प्लस एफ से है। देन डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म जो कार्ल मार्क्स ने दिया है, तो इसमें है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सुप्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मोड ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन आएगा। देन कॉन्ट्रडिक्शन exist at the infrastructure would largely lead to the change in suprastructure, therefore change the society। उसमें 5 स्टेज होंगे, ओनली मेंशन, ठीक है। देन है क्या है, क्या आ गया ये सिज्म, पता नहीं क्या है, HM कंट्रीब्यूशन। देन मोड ऑफ प्रोडक्शन, तो मार्क्स डिवाइडेड सोसाइटी इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर, सुप्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशनशिप हो जाएगा। तो दोनों को जो है मोड ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे, दोनों को मिला के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और इसको रिलेशनशिप प्रोडक्शन को मोड ऑफ प्रोडक्शन होगा ये। तो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन होगा, तो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से जो है प्रिमिटिव कम्युनिज्म आ जाएगा। इसमें क्या है, इसके फीचर बताने, क्रिटिक बताया, देन है एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन, फीचर और क्रिटिक बताना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद में हमको बताना पड़ेगा, ओ भाई ये तो बहुत ज़्यादा है,
ठीक है, फिर ये डायग्राम्स दे रखे हैं। देन है माइंडी रेवोल्यूशन आएगा। देन है फैक्टर एंशंट से जो है फ्यूडल में माइंडी रेवोल्यूशन आएगा। देन है फ्यूडल से जो है फीचर क्रिटिक बताना पड़ेगा। देन है इसमें भी फीचर्स फ्यूडल से जो है कैपिटलिज्म में भी माइनॉरिटी रेवोल्यूशन आएगा। फिर है कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन से हो जाएगा फीचर क्रिटिक बताना पड़ेगा। इसमें टेक्नोलॉजी, एलिनिएशन, मार्केट, ये सब बताना पड़ेगा। देन है कंडीशंस जो है डेवलप्ड। देन है प्रोलेटेरिएट एंड पॉपुलराइजेशन, सोशल वर्किंग, ये सब। देन टू क्लास कॉन्शियसनेस, तो इसमें क्लास हो जाएगी, हैव नॉट्स क्लास बन जाएगा। देन एक्शन लेंगे तो ये क्या है कि क्लास इन इटसेल्फ से क्लास फॉर इटसेल्फ बन जाएंगे ये। देन फिर सोशलिज्म आ जाएगा। फिर उसके बाद में सोशलिज्म में जो है प्रोलेटेरिएट डोमिनेट करेंगे। फिर इसमें कोई नो परफेक्ट इक्वालिटी। तो कम्युनिज्म में क्या है, परफेक्ट इक्वालिटी हो जाएगा, एंड ऑफ डायलेक्टिक्स हो जाएगा, एंड ऑफ सुप्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। देन क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स, तो डिफाइन क्लास, तो ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। तो टिल कैपिटलिज्म हैव्स इज इक्वल्स टू क्लास, तो इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों होते हैं। इसमें हैव नॉट से नॉट अ क्लास, क्योंकि नो सब्जेक्टिविटी, इसमें सब्जेक्टिविटी नहीं थी। तो सोसाइटी चेंज, तो इसमें माइनॉरिटी रेवोल्यूशन आए। देयरफॉर ओनली माइनॉरिटी रेवोल्यूशन देयरफॉर ओनली ब्रिंग जो है क्वांटिटेटिव चेंज, नॉट क्वालिटेटिव चेंज। तो माइनॉरिटी रेवोल्यूशन से क्वांटिटेटिव है, क्वालिटी नहीं आई। देन है कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, तो इसमें कंडीशन में क्या हुआ कि प्लोरिटेराइजेशन हो गया और पॉपुलराइजेशन हो गया। तो प्लोरिटेराइजेशन में बर्जोइज हैं, देन पेटी बर्जोइज हैं, प्लोरिटेरिएट हो जाएंगे। और पॉपुलराइज तो एकदम ही बिखारी है। देन है ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस, इसमें क्लास जो है जब वो एक्शन लेगी तो प्लोरिटेरिएट रेवोल्यूशन आएगा, ये मेजॉरिटी रेवोल्यूशन हो जाएगा। फिर एक्शन के बाद में क्या होगा कि ड्यू टू क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्वालिटेटिव चेंज जो आएंगे। देन है चेंजिंग द सोसाइटी फ्रॉम कैपिटलिज्म टू कम्युनिज्म वाया ट्रांजिशन फेज ऑफ सोशलिज्म, तो ट्रांजिशन हो जाएगा सोशलिज्म का। ठीक है। देन है एलिनिएशन, तो डिफाइन एलिनिएशन, कंडीशन ऑफ एलिनिएशन, टेक्नोलॉजी डोमिनेटिंग ह्यूमन लेबर। देन है कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन है, इसमें एलिनिएशन ओनली एग्जिस्ट इन कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में ही रहेगी ये। देन है एलिनिएशन फ्रॉम प्रोडक्ट, फ्रॉम प्रोसेस, फ्रॉम एनवायरनमेंट, कपल टुगेदर, फाइनली अ पर्सन गेट्स एलिनेटेड फ्रॉम सेल्फ। इन सबको मिला के फिर वो अपने खुद से ही एलिनेट हो जाएगा, तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा कम्युनिज्म। ठीक है। तो क्रिटिक एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, देन क्रिटिक ऑफ मार्क्स। तो कंडीशंस क्या है, एक्सप्लॉयटेशन, मोनोपोली, एक्सट्रीम इनइक्वलिटी, मार्क्स ओन जो है साइकोलॉजिकल इशू, देन है लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव। तो राधा फिर है क्रिटिक ऑफ मार्क्स। तो क्या है, the theory was written in the above condition. These conditions are still present. Conditions कौन सी, exploitation, monopoly, extreme inequality, Marx own psychological issue, then a lack of alternative. So these conditions are still present in contemporary time as well, making us clear that relevance would always be there, but there is a difference between being relevant and being right. Relevance could be of a part of theory, but right means the theory explains the reality as it is. अच्छा, Marx always says factor of production plus relation is the sole force which brings change in society. People does not accept this fully. अच्छा, then क्या ये Groucho Marx, be open-minded but not so open-minded that your brains fall out. Primitive communism, Malinowski, gender inequality, perfect equality because of communal ownership. PC can be considered as a society where the aboriginals or the tribal people largely live. When Marx gave this understanding, many of the social anthropologists didn't accept this, that the society starts from perfect equality. They, in their respective studies, found out that even in the most primitive society there was perfect inequality. अच्छा, कि मोस्ट प्रिमिटिव सोसाइटी में भी इनइक्वालिटी थी,
The Marxian understanding of primitive society is primitive communism is not based on facts, rather than it is based on his ideologies. As even in most primitive society, there was present inequality. अच्छा, Malinowski study Arunta tribe, Australia का, found out that the absolute equality was not present. As in his study, he found out that gender inequality is present among Arunta tribe, अच्छा, where the women were having the subordinate position in comparison to man of the society, indicating that perfect inequality is just a false understanding. तो मेलिनॉस्की ने अरुंटा ट्राइब पढ़ी, वहाँ पे भी वुमेन जो है वो वहाँ पे सबॉर्डिनेट थी. देन है पॉटलैक सेरेमनी, तो अब प्रैक्टिस इन अरुंटा ट्राइब. तो सम मेंबर ऑफ द अरुंटा ट्राइब जो है यूज टू बर्न कॉस्टली गुड इन द पब्लिक ग्लेज. अच्छा, मेलिनॉस्की फाउंड आउट दोज वैल्यूबल्स आर बर्नड इन ऑर्डर टू लार्जली शो वंस स्टेटस. अच्छा, जिसके पास ज़्यादा स्टेटस है वो ज़्यादा शो जलाएगा. हाउ स्टेटस बेस inequality were present in the most primitive society. ठीक है. देन है लेंस्की, तो ये क्या है, स्टडी न्यूर ट्राइब. तो inequality was present even in the most tribal society, and in Lenski's study of न्यूर tribe he found out that how the inequality present on the basis of one's physical strength, as he found out that those people who are more physically strong, they were largely having higher position in the society, therefore Marxian theory was not true. ठीक है. तो लेंस्की ने बोला कि भाई जिसके पास में ज़्यादा लेंस है, पावर, जिसके ज़्यादा पावर का लेंस है, पावर ज़्यादा है, वो क्या बोलते हैं, वो रेप्यूटेड है ज़्यादा. देन है मार्शल सेबेलियन, तो wrote a book called as Stone Age Economy, where he studied the various primitive societies and found out that in the primitive tribal society, in his book Stone Age Economy, there existed not communitarian ownership, rather what existed there was domestic mode of production. अच्छा, वहाँ पे domestic mode of production था. In this domestic mode of production, Schelling advocated that how the age determined one's position and the work. अच्छा, which one is going to perform, where Schelling advocated that the senior member of the clan and the tribe were the people who used to take the decision. Further, in domestic mode of production, he found out that there was existence of private wealth and surplus, which is not acceptable in Marxian theory. अच्छा, बोला कि एज के हिसाब से जो बड़े लोग थे वो डिसीजन लेते थे, और प्राइवेट जो है सरप्लस था उनके पास में, वेल्थ और सरप्लस था. Then so all the three जो है social anthropologists advocated that primitive communism is not reality, it is just Marxian thought which he wants to explain. ठीक है. Then domestic mode of production is one where Marshall Schelling जो advocate that property was not communally owned, rather than the people owned the private wealth even in most primitive society. ठीक है. Then ancient mode of production, तो Chernow, slaver was not the product of economy but expansion. But expansionist policy guided by politics. पता नहीं क्या है ये. Certain nations wanted to expand their power, and as a result they largely fought different battles. They expanded their colonies, and the people of these colonies was now treated as slaves. It was not that the economics brought slavery, it was the politics which brought slavery in society. अच्छा, लड़ाई वड़ाई करी, जिसको जीता वो स्लेव्स बना दिया. तो पॉलिटिक्स की वजह से स्लेवरी आई, ना कि इकोनॉमिक्स की वजह से. देन है बिकॉज अल्टीमेटली इट वाज द हंगर फॉर more colonies to expand one's power. Then slavery was result of politics. It clearly seen in the fact that in all the society where the slavery was practiced, it was practiced on the ground that the slaves are largely incapable to rule themselves, and these people
जो है गाइडेंस इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू लार्जली फॉर देयर डेवलपमेंट। अच्छा, तो मतलब ये खुद रूल नहीं कर सकते अपने आप को, इनको गाइडेंस चाहिए डेवलपमेंट के लिए। देन है वाइट मैंस बर्डन, तो ब्रिटिश टू इंडिया, इंडियंस बोलते थे। द वेरी एक्सप्लेनेशन of that slavery present in different colonies of Africa was propagated on the belief of white supremacy, and if basis was white supremacy, it should be understood as politics, not economics. Therefore it was सुप्रास्ट्रक्चर विच इन्फ्लुएंस इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसमें क्या सुप्रास्ट्रक्चर जो है वो इन्फ्लुएंस करे इंफ्रास्ट्रक्चर को। देन है वेनोलबर्ग, पता नहीं क्या, रिलेशन बिटवीन स्लेव एंड द मास्टर वाज नॉट ऑलवेज डायलैक्टिकल। वेंडरबर्ग, अच्छा वेंडरबर्ग जो है सेज इन हिस्ट्री देयर आर एग्जाम्पल वेयर द रिलेशनशिप बिटवीन मास्टर एंड द स्लेव वाज नॉट ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टरी, रादर इट वाज ऑल्सो paternalistic. Okay, example है Aristotle also believed that the slaves should be liberated when they largely became capable to take decision for themselves. Bhishma Pitama in India during the time of his death liberated the slave which he had and gave them higher caste status by his order. आशीर्वाद, अच्छा M.N. Srinivas ने बोला। देन further indicating the relationship between slave and master was never only dialectical, that is contradictory. Yes, it could be dialectical by saying only dialectical is only right, is not right. By saying only dialectics is not right. Then ancient mode of production was not replaced by feudalistic mode of production. Is not accepted by all the scholars, as many opine that ancient mode of production also exists in contemporary times. It has not completely been replaced. अच्छा, तो ये एंशंट वाला स्टिल एग्जिस्ट करता है बॉन्डेज में। क्या ये बारहमासी सिस्टम उड़ीसा में, बारहमासी सिस्टम, अच्छा न्यू बॉन्डेज तमिलनाडु में। Then even in India we see ancient mode of production, that is slavery, exists in form of bondage. अच्छा, ancient mode of production जो है leads to feudalistic is not right. There are people who advocate that ancient mode of production is not replaced by feudal. There are societies which have directly gone to अच्छा capitalist mode of production. एग्ज़ाम्पल मतलब किसी ने जंप ले लिया एंशंट से कैपिटलिज्म में। एग्जांपल सिंगापुर, जो डायरेक्टली ट्रांजिशन फ्रॉम एंशंट टू कैपिटलिज्म बाय पासिंग द फ्यूडल, questioning the Marxian theory of that every society does not go through all the models of production as highlighted. Then a Gale जो है ओम वेद, slavery was result of culture, तो शी इज़ इंडियन sociologist. तो slavery was not the result of economics, rather than slavery was result of culture, उन्होंने बोला है. Because she discussed the caste system in India, explain how on the basis of culture certain people were equally treated like slaves. Jajmani system were bound to work for the jajmans. अच्छा, they were bound to work for the jajmans. They although जो है refuted the Marxian theory of ancient mode of production, but however they themselves are also not completely right, as somewhere the slavery was result of culture, somewhere a result of economics, somewhere जो result of politics. ठीक है. Then है feudal mode of production. तो A.R. देसाई जो है Indian feudal mode of production is result of British. He is an Indian sociologist. तो सुप्रास्ट्रक्चर जो brought change in infrastructure. ठीक है. In India the feudal जो doesn't apply, MOP जो doesn't apply, as it was brought by politics not by economics. अच्छा ठीक है. Andrew Bailey जो है cooperation between zamindar and peasant. In India the relationship was not always dialectical.
There was always a cooperative relationship between zamindar and peasants where they cooperated with each other to fight British Raj. अच्छा ठीक है. The lord and serf always had a dialectical relation. Is not universal fact of the entire world, as there are feudal mode of production where the contradiction did not exist but cooperation more pronounced. ठीक है. Then है Chayanov. FMOP is not universal. FMOP is not universal. There are countries who are bypassed FMOP. M block, तो intensity of FMOP varied. I'm black. In feudalism, the nature of exploitative tendencies which Marx advocate is not found everywhere. Feudalism में ज़रूरी नहीं कि हर जगह exploitation ही हो. There are FMOP where the feudalism have largely not matured to an extent where strong conflict present between the lord and the serf. तो इतना mature नहीं है कि भाई conflict ही हो जाए. In some places, the immature feudal modes of production is still present. कहीं कहीं पे immature FMOP भी है. ठीक है. In India today we find a capitalist mode of production. At the same time, feudal mode of production in India, agriculture, and there is high indebtedness, there is high rate of farmer suicide, low productivity, less use of machine, less use of agrarian labor. Most of the agriculture is conducted by small farmers by employing the family labor. Then alienation. Theory of alienation is one such aspect of capitalism which has been accepted by majority of the scholar. But the acceptance does not mean that Marxian जो एक understanding has been accepted. Alienation do not exist. Pure critique. Cause of alienation are multiple. Alienation will not lead to revolution. Alienation is not a class phenomena. तो alienation does not exist. तो जॉन स्कॉट जो है मैनेजेरियल रेवोल्यूशन. तो 20th century कैपिटलिज्म जो है there has taken place what he calls a managerial revolution. 20th century में capitalism में managerial revolution indicate that it is not the owner which ultimately ensure control over organization. It is the manager who today control the work. अच्छा मैनेजर नहीं बट मतलब ओनर नहीं बट मैनेजर जो कंट्रोल कर रहा है पूरे काम को. मार्क्स जो है unifiedly took all the workers as worker, but in contemporary time the worker are divided into different categories. तो मार्क्स ने सभी को जो भी काम करे ओनर की नीचे सबको वर्कर बोल दिया. पर आज के टाइम पे क्या है कि वर्कर जो है डिवाइड कर सकते डिफरेंट कैटेगरीज में. एंड दिस मैनेजर रेवोल्यूशन हैव द एनाटॉमी ऑफ द वर्कर. क्या है ये? ऑटोनॉमी हैव अकर्ड. क्या है ये? पता नहीं. द ऑटोनॉमी ऑफ द वर्कर. In managerial revolution, John Scott indicate that modern capitalism, it is the manager who controls the work, indicating that the work have largely become more fulfilling, where workers today have better autonomy over work, despite not owning the force of production. Since their control over their work has increased, the alienation can never take place in society. अच्छा बोला वर्कर का जो कंट्रोल बढ़ता जा रहा है तो मतलब एलिनिएशन जो है वो नहीं होगा. देन लेबर मोनोपोली. जॉन स्कॉट एंड ब्रेवर मैन जो है मार्क्स एडवोकेट इन कैपिटलिज्म, ये लेबर मोनोपोली इन दोनों ने दिए. तो मार्क्स एडवोकेटेड इन कैपिटलिज्म लेबर जो है वुड लूज कंट्रोल ओवर देयर वर्क एंड एज अ रिजल्ट दे वुड बिकम एलिनिएटेड कि भाई वो कंट्रोल ही लूज़ कर देगा. तो जॉन स्कॉट एंड ब्रेवर मैन बोल रहे हैं इन देयर थ्योरी ऑफ लेबर मोनोपोली हाईलाइट दैट इन मॉडर्न कैपिटलिज्म लेबर हैज़ बिकम मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड लेबर टुडे इज monopolizing the production process. They have better control over the work because of their collective bargaining power. अच्छा सारे के सारे एक साथ आ जाएंगे कि हम ये करेंगे ये नहीं करेंगे. Indicating that the Marxian understanding that labor lose the control is not true. ठीक है.
then despite technology, the worker determine their terms. The worker determine the terms and conditions. There are laws framed in order to जो protect the labor interest. Labor Wage Code, Wage Act, Minimum Wage Act, Trade Union Act, all these laws जो give more power to labor. Then where today they are not only sitting equally with the have in determining the terms and conditions of their work, but they are also many time dominant over the haves in determining the production process. तो जो लेबर हैं वो डिटरमाइन करते कि क्या वर्क काम की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे, हम इतनी देर तक काम करेंगे, इतना पैसा मिलना चाहिए, ये है वो है. और प्रोडक्शन प्रोसेस को भी डोमिनेट करते कि भाई ये मशीन होनी चाहिए, ऐसा तेल होना चाहिए, ये होना चाहिए. Therefore it is the control of the labor. Therefore if the control of the labor is not reducing but increasing, then according to Marxian theory itself, alienation would never exist, because alienation is only possible when labor just starts losing the control over production process. तो alienation तब आएगा जब जो वो क्या प्रोडक्शन प्रोसेस पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा. ठीक है. is unfound, and if the labor has not lost control over the production, then the alienation in itself cannot take place. Then a contemporary example, kalamkari painting. So earlier the painting was made in hand, so only limited number of paintings were produced. With time they started producing the painting with technology. So technology reduced the role of artisan and skills today not an important aspect. तो टेक्नोलॉजी ने जो है रिड्यूस कर दिया, आर्टिसन का रोल और स्किल जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है. अकॉर्डिंग टू मार्क्स, व्हेन द रोल ऑफ द ह्यूमन लेबर रिड्यूस व्हेन कंपेयर्ड टू टेक्नोलॉजी, द पीपल वुड गेट एलिनेटेड बिकॉज प्रोडक्शन इज द प्रोसेस विच one gets an identity, and it is so true as far as kalamkari painting are concerned. For Marx, it's clearly an example of alienation. But modern time में क्या है, when they do the painting in hand, the profit earning was less. They not even sustain themselves and became poor. When the technology became the part of possession of this artisan, started improving as they were now because of mass production, able to gain better access to market, better access to various service because of increase of profitability, and was found out that these people जो position has been improved. तो टेक्नोलॉजी की वजह से उनकी पोजीशन इम्प्रूव हो गई. देन एग्जांपल जो है, एन इन्फ्लुएंसर, द लेडी वाज got into depression during COVID because she was not able to visit in the hair stylist, and now she is not able to post the videos. She posts some videos with her problem and people जो है show her sympathy. Technology, besides being the weapon of alienation, it is very weapon which can tackle the alienation. Yes. Today in the age of social media, we often see that this technology, beside leading to alienation, is also becoming basis to tackling alienation. The above example clearly shows that how social media sometimes can also help to overcome your depression, overcome your alienation, fear, many aspects which may largely keep you in subordinating stage. So technology in itself and its domination not always leading to alienation. The very technology also has solution to overcome those alienation. Marxian understanding of technology was at the best restricted to the production technology. He did not imagine the world of social media where the media can play an important instrument to tackle alienation rather than just bringing it. तो मार्क्स ने बोला टेक्नोलॉजी की वजह से एलिनेशन आएगा, बट आज के टाइम पे क्या है कि टेक्नोलॉजी की वजह से जो है एलिनेशन है वो ख़त्म हो जाता है. राधा राधा.